गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत बढ़िया चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। नाम है एलएलपी एक्ट 2008। नया चैप्टर है, सिलेबस में डाला गया है, ओके, डिटेल में डाला गया है। बड़ा चैप्टर भी है, एज यू कैन सी बोर्ड पर ये देखो 40 पेजेस है लगभग चैप्टर का। तो इट्स अ गुड चैप्टर, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। एलएलपी एक्ट को एक बात हमेशा याद रखना, जब भी रिवाइज करो डबल करना। मतलब नॉर्मली अगर कोई चैप्टर तुम 3 बार रिवाइज करते हो तो एलएलपी तुम 5 या 6 बार रिवाइज करना, ज़्यादा रिवाइज करना एलएलपी को। क्यों बोल रहा हूँ मैं? एलएलपी के ऊपर बहुत बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्योंकि एलएलपी को सिलेबस में पहली बार डाला गया। कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर फाउंडेशन में था। अरे फाउंडेशन में तो सिर्फ वो एलएलपी की एक खुशबू थी 3-4 पन्ने की, वो मैटर नहीं करता। एक्ट के तौर पे बकायदा सेक्शन बाय सेक्शन डिटेल में वो पहली बार सीए के सिलेबस में आया है। ना ये चैप्टर कभी इंटरमीडिएट में था, ना ये कभी फाइनल में था। ये सीएस के सिलेबस में हमेशा था, सीएमए के सिलेबस में था, और सीएमए सीएस में भी कम है, बहुत बेसी नहीं है। सेक्शन बाय सेक्शन डिटेल में पहली बार सीए के सिलेबस में डाला गया है। इसलिए इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन बैंक हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। तो कहीं से कुछ भी नए तरह का एक क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में सेट करके डाल सकते हैं। क्वेश्चन जो भी डालेंगे आंसर तो यहीं से होगा, इसके बाहर से तो हो नहीं सकता। पर बात वही है कि क्या वो आंसर मुझे एग्जाम हॉल में याद है कि नहीं याद है। वो एग्जाम हॉल में आंसर तभी एक स्टूडेंट को याद होगा जब उसने ये चैप्टर बहुत बार रिवाइज किया होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर x टाइम्स अगर रिवाइज करते हो उसको 2x करना, इसको डबल रिवाइज करके जाना एलएलपी को। तो पूरा दिमाग में ये चैप्टर दौड़ता रहेगा, जो भी सवाल वो लोग देंगे तुम अच्छे से उसको क्रैक कर दोगे, ठीक है। भारी चैप्टर बिल्कुल नहीं है, हल्का चैप्टर है, मेहनत की बात है, भारी बिल्कुल नहीं है। ये चैप्टर एलएलपी जो है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट इज रेगुलेटेड बाय एमसीए। जैसे कंपनी लॉ को रेगुलेट कौन करता है? एमसीए। तो एलएलपी को कौन करता है? एमसीए। तो इसीलिए इस चैप्टर के बहुत सारे प्रोविजंस कंपनी लॉ से मिलते जुलते हैं, फ्लेवर एकदम एक जैसा है। इसीलिए मैं बोल रहा था भारी तो बिल्कुल नहीं लगेगा तुमको, बस हाँ लेंदी है तो हाँ यू नीड टू रिवाइज इट मेनी टाइम्स, ओके। वो एक चीज़ पे बस मेहनत करना है। मैं फॉर्म नंबर्स भी जो इंपॉर्टेंट वाले वो अभी रिवाइज करा दूंगा, याद कर लेना। बाकी सारे फॉर्म्स याद की जरूरत नहीं, खाली जो मेन बोलूंगा याद करना है। नाउ मुझे पर्सनली एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस, अब मैं रिवाइज करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें शुरू में बहुत सारा इंट्रोडक्टरी यानी सेक्शन थोड़ी देर बाद आएगा। तो एलएलपी पर्सनली मुझे बिजनेस के तौर पे बहुत ही एक अच्छा फॉर्मेट नज़र आता है। रीज़न क्या है? देखो, आप अगर एक कंपनी फॉर्मेट बनाते हो, मतलब आपको अगर धंधा करना है तो आप क्या करोगे? या तो कंपनी करोगे या एलएलपी करोगे। कंपनी फॉर्मेट में ना बहुत सारे नियम कानून रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इतने बंधनों में बैठ के काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एलएलपी में ऐसे बंधन नहीं है। उदाहरण के तौर पे कंपनी लॉ में फॉर्म फाइलिंग्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एलएलपी, बहुत ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ, आज आप अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने चाहते हो स्पाइस प्लस में, वो लोग ऑटोमेटिकली आपका लेबर मिनिस्ट्री में भी एनरोलमेंट करवा देंगे। आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये सब भी मिल जाएगा, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो आपको ईपीएफ ईएसआई में आप हो ही नहीं। पर स्पाइस प्लस के थ्रू कंपनी बनाओ, वो ज़बरदस्ती का आपको लेबर लॉ में कवर कर लेंगे, फिर आपको बैठ के लेबर का भी रिटर्न जमा करना पड़ेगा हर महीने की महीने, बहुत झमेला होता है। एलएलपी में ये ड्रामा नहीं है, ठीक है। एलएलपी में रिटर्न फाइलिंग, फॉर्म फाइलिंग कम है। कंपनी लॉ जब तुम पढ़ते हो, मीटिंग 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 मीटिंग, एजीएम ईजीएम, बोर्ड मीटिंग, ये मीटिंग, ओआर एसआर, यहाँ ये सब चक्करबाजी नहीं है। यहाँ मीटिंग्स को लेके एकदम रिलैक्सेशन ऑफ फ्रीडम है कि आप लोग अपने हिसाब से पार्टनर लोग जब जो मीटिंग करना है कर लो और फैसले ले लो। यहाँ बैठ के वो उतना ज़्यादा मीटिंग मिनट ओआर एसआर का उतना झमेला नहीं है। अरे अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग की तो फ्रीडम हमको मिलनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए अगर इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल आप करोगे तो कैसे चलेगा काम? तो एलएलपी उस मामले में बहुत अच्छा है कि रेगुलेशंस कम है, बिजनेस में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, किस तरह से ऑपरेट करना है। आप किसी को भी जब चाहे पार्टनर के तौर पे ला सकते हो, हटा सकते हो। शेयर्स यहाँ होते नहीं है कि कोई भी किसी को बेच बाच के निकल ले। इफ समबडी वांट्स टू बिकम एलएलपी का पार्टनर, उसके 2 ही मकसद होंगे भाई, या तो मैं वर्किंग बनूं या मैं स्लीपिंग बनूं। स्लीपिंग बनूं तो मैं एलएलपी में पैसा लगा के छोड़ दूंगा, इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉफिट होगा, ग्रो होगा। पर मैं आपको बता देता हूं बहुत कम होता है, स्लीपिंग पार्टनर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो तुम क्यों बनोगे स्लीपिंग पार्टनर भाई? हमको बताओ। अगर तुमको इन्वेस्ट ही करना है पैसा तो तुम एलएलपी में पैसा क्यों डालोगे? तुम शेयर बाजार मर गया है क्या, उसमें डालोगे पैसा?
तो वाई डू यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टर? यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन तो एक्टिवली काम करेंगे, तो तुम एलएलपी खोलो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, एलएलपी में जितने भी पार्टनर्स होते हैं ऑल ऑफ देम प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, दे आर वर्किंग पार्टनर्स, दे टेक डिसीजंस। स्लीपिंग पार्टनर बनाना मतलब वो घर वालों को भले ही आप उसमें ऐड करके स्लीपिंग बना दो, वरना कोई आनी जानी नहीं है, समझ रहे हो? सब एक्टिव पार्टनर्स होते हैं। तो बिजनेस करने के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मेट है। ये आपको लिमिटेड लायबिलिटी की सुविधा भी देता है, जैसा कि कॉर्पोरेट। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका इसमें जो पूंजी लगा हुआ है, कैपिटल, जैसे पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ शेयर कैपिटल तो होगा नहीं, यहां शेयर कैपिटल, यहां कौन सा कैपिटल होगा? पार्टनर्स कैपिटल, जिसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो जितनी आपकी पूंजी है वही आपसे बस छीनी जा सकती है, बाकी आपका घर बार एकदम सेफ है। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और एक खूबसूरत बात क्या है, ये प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जैसा बकवास भी नहीं है। जो नॉर्मल एक पार्टनरशिप फर्म होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर, तो वो करेगा मैं भरेगा, वैसा यहाँ वो नहीं है। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ एलएलपी बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ वन अनदर, मतलब एक पार्टनर अपने हरकतों से दूसरे को बाउंड नहीं कर सकता, तो वो एडवांटेज है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपको क्या करता है ना, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वाला जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है बिजनेस करने का मॉडल, लेस रेगुलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का जो एडवांटेजेस है दोनों कंबाइन करके आपको देता है। सो इट्स लाइक अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इट गिव्स यू द बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो अभी एलएलपी धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है। प्रोफेशनल लोग तो बनाते ही एलएलपी हैं, मैं बता देता हूँ। जितने भी प्रोफेशनल से प्रैक्टिस करने के लिए एलएलपी, तुमको तो मालूम ही है कि अगर आपको ऑडिट करना है, कम सीए फर्म खोलना ऑडिट करने के लिए, तो आप प्राइवेट कंपनी तो खोल नहीं सकते, तो आप क्या खोलोगे? तो एलएलपी तो खोलोगे। तो एलएलपी आजकल बहुत मशहूर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कानून कब आया था? 2008। रेगुलेट कौन करता है? एमसीए। यहाँ पे भी क्या होता है, पार्टनर दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल पार्टनर और एक डीपी। डीपी बोले तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो बेसिकली बिजनेस चलाएगा। तुम मन में सोचो डायरेक्टर जैसा, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए भी डिन नंबर चाहिए। डीपिन नंबर कभी आया ही नहीं था, वो पेपर पे आया था, फिर वो विड्रॉ हो गया था, डिन नंबर ही चल रहा है। तो मेरे पास भी डिन नंबर है, बिकॉज आई एम द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ माई एलएलपी। मेरा जो एजुकेशन सेंटर है वो तो एलएलपी है ना। ठीक है, मैं एलएलपी के फॉर्मेट में, मैंने एक बार बीच में कंपनी बनाई थी, पर मैं देखा कंपनी वाला फॉर्मेट में बहुत झमेला होता है काम करने में, रेगुलेशंस, ये वो नियम कानून। इससे बड़ी एलएलपी बनाओ। एलएलपी में टैक्स ज़्यादा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है काम करने के लिए। ओके, एलएलपी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है इनकम टैक्स के एंगल से। इनकम टैक्स में नुकसान ये होता है कि कंपनियों पे जहाँ 25% टैक्स है, एलएलपी पे 30% है, और सरचार्ज का जो स्लैब है वो भी जल्दी चालू हो जाता है एकदम। ठीक है, लेकिन एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी है कि पार्टनर जो भी पैसा उठाएगा उस पर वापस टैक्स नहीं है। या तो तुम, वो लिमिट होती है ना सेक्शन 40 क्लॉज बी में, पीजीबीबी चैप्टर में, कि भाई इतने तक का डिडक्शन फर्म ले लेगा, उसके ऊपर का पार्टनर टैक्स देगा, वैसे करके जितने का फर्म को डिडक्शन मिला उस पर पार्टनर टैक्स देगा, और जितने पे फर्म ने टैक्स दिया उतना पार्टनर को टैक्स नहीं देना है। तो डबल टैक्सेशन नहीं है। कंपनी में मैं जो भी पैसा उठाऊंगा डबल टैक्सेशन है। कंपनी में ड्राइंग्स बोल के होता नहीं, डिविडेंड होता है, डिविडेंड पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ डिविडेंड है नहीं, मैं सीधा ड्राइंग से सैलरी रिमिशन बोल के पैसा उठा सकता हूँ ना। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है। ठीक है, तो एलएलपी उस मामले में थोड़ा सा बेटर वर्क करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बिजनेस से पैसा भी तो निकालना पड़ेगा फॉर योर पर्सनल खर्चा, पर्सनल एक्सपेंसेस। आज पर्सनल एक्सपेंस मतलब एक होता है आपका घर का खर्चा, दैट्स ओके। उसके अलावा सर बड़े बड़े घर में भी तो पर्सनल कैपेक्स होते ही है ना, जैसे यू वांट टू परचेज अ हाउस, यू वांट टू परचेज कार, यू वांट टू परचेज ज्वेलरी, तो भाई वो सब लोग तो धंधे से तो पैसा निकलेगा, उसके लिए अलग से थोड़ा कोई जाके कमाएगा। तो एलएलपी में पैसा उठाना इज़ वेरी वेरी सिंपल, उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है। ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008 है, पर ये देश पे लागू हुआ था 2009 से। इस पे 2021 में अमेंडमेंट्स भी आए, वो सब ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर है। इमेजिन एज एग्जाम्पल, डेलॉयट वाला एग्जाम्पल या बिग 4 का एग्जाम्पल, ये सब एलएलपीज होते हैं, पर इनको अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिया जाएगा। रीज़न क्या है, इनमें जो लोग पार्टनर होते हैं वो बेसिकली ओनर टाइप नहीं होते, वो एम्प्लॉय जैसे होते हैं, खाली नाम पार्टनर। और जब अपने पार्टनर बोलते हैं अपने मालिक समझना चाहते हैं, तो उससे बेटर तो मेरा ही एलएलपी इमेजिन कर लो, सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस एलएलपी। ये कंटेंट शीट है पूरा, एकदम 2 पेज का कंटेंट शीट तुमको दिखता है साफ कि ये सेक्शन है, ये टॉपिक से पूरा। ठीक है, आगे मूव करता हूँ। अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कौन से सर, 5 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। ये स्टार दिख रहा है अपने को? ठीक है, 6 है। चलो पहला क्या बोलो, ऊपर ऊपर, रन एलएलपी, रन रिजर्व यूनिक नेम। आप जो भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हो उसका एक नाम रिजर्व करोगे ना, उसके लिए ऑनलाइन वेब सर्विस है, मतलब एमसीए के साइट में ही एक वेब एप्लीकेशन है रन एलएलपी, उसी में जाके ऑनलाइन आपको नाम रिजर्व करना है एलएलपी का। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है ना। एलएलपी का जो नाम रिजर्व होता है कितने दिन के लिए होता है? 3 घंटा, 3 महीना, 3 महीना। एलएलपी में, कंपनी लॉ में नाम रिजर्व कितने दिन होता है? 20 डेज इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे 20 डेज, और नॉर्मल चेंज ऑफ नेम होता है तो 60 डेज। अबे कंपनियों में और एलएलपी में नाम चाहे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हो चाहे बाद में चेंज करना हो, ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर 3 मंथ्स। ये सब तो यही तो मुंह पे चाहिए, इससे तो वो बोला डबल रिवीजन चाहिए। नहीं तो फिर होगा क्या, जब यहाँ पे कंपनी लॉ टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हारे दिमाग में कंपनी लॉ का आंसर तो बार बार रिवाइज होकर याद है, इसका रिवाइज है नहीं इतना, तो फंस जाओगे वहाँ पे। यहाँ डेज में है ही नहीं आंसर 20 डेज 60 डेज, यहाँ आंसर क्या है? 3 मंथ्स है। 3 मंथ का मतलब 90 दिन होता है, पर 90 दिन नहीं 3 मंथ बोलना है अपने को, ठीक है। तो रन एलपी नाम रिजर्व करो। अच्छा, इन कॉर्पोरेशन के लिए वहाँ क्या होता है? स्पाइस प्लस, इधर नहीं, इधर फिलिप स्पेलिंग, ठीक है। ये भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन वेब सर्विस है, ठीक है। फॉर्म 3 और 4 एकदम रट्टा चाहिए स्टार। फॉर्म 3 एलएलपी ए एग्रीमेंट। सर ये पार्टनरशिप है ना, तो यहाँ एग्रीमेंट होना चाहिए ना पार्टनरशिप डीड जैसा, तो यहाँ एलएलपी एग्रीमेंट भी है। फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 3। अच्छा, कौन पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर आया गया उसका डिटेल जमा करना चाहिए कि ना आरओसी पे। फॉर्म नंबर 4 रीड मारो जल्दी, 3 4 रीड मारो। मतलब आरओसी को आपको हमेशा बताना पड़ेगा भाई हमारे यहाँ कौन आया कौन गया। तो पार्टनर्स डीपी में अदला बदली, चेंजिंग, ऊपर नीचे, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, सबके लिए फॉर्म 4, और एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज करना फॉर्म 3, ठीक है। फिर 2 एनुअल फाइलिंग्स है, इन दोनों को, ये जो 8/11 है इसको क्या बोलते हैं? एनुअल फाइलिंग। जैसे कंपनी लॉ में आपका 2 एनुअल फाइलिंग नहीं होता, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करते हो और एनुअल रिटर्न जमा करते हो, यहाँ भी जमा करना है। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जमा करना है उसको सास बोलते हैं। सास का फुल फॉर्म, सही बोल रहे हैं ना तुम लोग? फॉर्म नंबर 8 सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, सास बोलते हैं, यहाँ एफएस नहीं बोलते। और एनुअल रिटर्न को एनुअल रिटर्न बोलते हैं, उसका फॉर्म नंबर क्या है? 11, याद रहेगा। ये मेन फॉर्म्स है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, रुक जाओ। हु कैन बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी? हु कैन बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी? एलएलपी में पार्टनर कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल एंड बीसी। इंडिविजुअल एंड बीसी, इंडिविजुअल मतलब हम सब इंडिविजुअल लोग हैं, और बीसी बॉडी कॉर्पोरेट। बीसी का मतलब क्या है? सी से CIOI, LLP मतलब LLP, LIOI, नाम याद कर लो। बीसी में कितने जन आएंगे? ये 4। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कैन HUF बिकम अ पार्टनर ऑफ LLP? कैन अ नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बिकम अ पार्टनर ऑफ LLP? क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ा है। कैन अ प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बिकम पार्टनर ऑफ LLP? नो। कैन HUF बिकम पार्टनर? नो। कैन अ कंपनी बिकम? यस। इंसान बिकम? यस। CIOI, LIOI, LLP बिकम? यस। वन LLP कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर ऑफ अनदर LLP। अच्छा, इनके जो पार्टनर्स है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बीसी भी हो सकते हैं, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है ना, जिसकी जिम्मेदारी है टू रन द बिजनेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी मनुष्य। अच्छा, कम से कम कितने पार्टनर चाहिए? 2। कैसे भी चलेंगे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। कम से कम कितने डीपी चाहिए? 2, पर ये इंसान चाहिए। तो अब एक सवाल उठता है, सर मान लो हमारे सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है, हमारे सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है, तो डीपी कैसे होगा? वेरी सिंपल, वो बॉडी कॉर्पोरेट्स अपना नॉमिनी अपॉइंट कर देगा, वो नॉमिनी विल एक्ट एज डीपी, ठीक है। मान लो कि 4 बॉडी कॉर्पोरेट्स है, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, D लिमिटेड, इन्होंने मिलकर LLP बनाया, तो ये चारों बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं? अपना अपना एक नॉमिनी अपॉइंट कर देंगे, वो लोग डीपी बन जाएगा। तो डीपी इंसान होगा, उनका नॉमिनी हो जाएगा, और क्या होगा? तो एटलीस्ट 2 डीपी होना चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट होना जरूरी है। यहाँ रेसिडेंट का मतलब बोलो 120, हाँ। यहाँ 180, 182 नहीं है, यहाँ कितना है? 120 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 120 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर, नॉट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हु कैन बी द पार्टनर? इंसान और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। ये सब क्लियर सबको? डन, गुड। ये सब तो रेफरेंस है, इंट्रोडक्शन। हाँ जी, यहाँ पे 4 शेड्यूल है। LLP एक्ट में 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है। शेड्यूल नंबर जरूर याद रखना। फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली पार्टनर्स का म्यूचुअल ड्यूटीज एंड राइट्स दिखा है। आपको हक है कि आप लोग LLP एग्रीमेंट में अपने अपने पार्टनर का जो राइट ड्यूटी रखना है आप अपने मन से रख सकते हो, आपकी मर्जी,
रख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग खुद डिसाइड नहीं करोगे तो आपके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल लग जाएगा, और फर्स्ट शेड्यूल में पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे हुए हैं। अच्छा सर, सेकंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल किस पे? कन्वर्जन प्रोटोकॉल। कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? फर्म एलएलपी में, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में, ठीक है, उसको कन्वर्जन का प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है सेकंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल। केवल नाम है, डिटेल सिलेबस में नहीं है, नाम है, केवल नाम नहीं बोलेगा ना सेकंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल सब का। वेरी गुड, ये सब तो वो है, इंट्रोडक्शन है। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी बेनिफिट लाएगा कॉर्पोरेट, फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा पार्टनरशिप फर्म, तो दोनों का हाइब्रिड है ये। अभी क्या है, कुछ पेजेस तक एलएलपी की तारीफें की जाएंगी, ऐसा है वैसा है, ठीक है, फिर बाद में सेक्शन नंबर में हम लोग एंटर करने लग जाएंगे। ओके, वो तारीफ वगैरह किया हुआ है कि एलएलपी में क्या क्या फायदे होते हैं, 1 2 3 4। नंबर 1 2 3 4, सही है। ओके, अब ये डेफिनेशंस आ गए हैं जो मैं रिवाइज कराऊंगा ऑब्वियसली। पहला डेफिनेशन क्या है? एड्रेस ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का एड्रेस मतलब या तो उसके घर का एड्रेस, अगर मैं इंसान हूं, अगर पार्टनर एक इंसान है तो घर का एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, और पार्टनर अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, वही लिखा है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब बता दिया, बीसी में कौन आएगा? CL CIOI LIOI, ठीक है, ये समरी चार्ट है उसका, वो तो अपने कर लिया। बिजनेस का मतलब क्या होता है? पोस्ट। LLP नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होता, LLP इज ऑलवेज फॉर प्रॉफिट। इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ है ही नहीं सेक्शन 8 वाला, ठीक है, यहाँ ऑलवेज फॉर प्रॉफिट। और धंधे का, बिजनेस का मतलब क्या है? पोस्ट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, सर्विसेज, ट्रेड, पोस्ट, पोस्ट, ठीक है। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब ही है यहाँ पे प्रैक्टिस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाकी वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। डेजिग्नेटेड पार्टनर वही जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, ठीक है। एंटिटी का मतलब बोला, एंटिटी में हम लोग फर्म को भी इंक्लूड कर लेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म को भी कुछ कुछ सेक्शंस में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, खास बात, ऐसे तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन कोई भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद अगर इनकॉर्पोरेट हो रहा है, कितना? 30 सितंबर के बाद, तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड आप अगले वाला 31 मार्च या उसके बाद वाला 31 मार्च रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एलएलपी, अरे यार, आपने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया 15/10/22 को, तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर में आपके पास 2 चॉइसेस है। पहला चॉइस है 31 मार्च 2023 जो आने वाला है, या फिर, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ओके, फॉरेन एलएलपी मतलब वही जैसे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन होता है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वैसा ही। एलएलपी मतलब जो रजिस्टर्ड एज एलएलपी अंडर दिस एक्ट। एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट ही वो एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है, अगर वो आप लोग नहीं बनाओगे तो आपके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई करेगा। नेम ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का अगर नाम आप लिखोगे तो हमेशा, इंसान है तो पूरा नाम, पूरा नाम मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, और बॉडी कॉर्पोरेट का तो एक ही नाम होता है, ठीक है, वो लिख दो। पार्टनर वही होता है जिसका नाम एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है। रीजनल डायरेक्टर मतलब वो एमसीए वाला आरडी, आरओसी मतलब भी वही जो एमसीए में होता है। स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी कौन होता है सर? वो एलएलपी जिसमें ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कैपिटल 25 लाख के अंदर एंड टर्नओवर 40 लाख के अंदर, या फिर वो कुछ अदर कंडीशन सेटिस्फाई करे जो एमसीए फ्यूचर में कभी प्रिस्क्राइब करेगा, तो वैसा भी कुछ है नहीं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल एलएलपी में ट्विन कंडीशंस की लिमिट कितनी है? 25 लाख 40 लाख की 5 करोड़ 50 करोड़? चेक, रीड दिस डब्बा, ठीक है। कितना आंसर है? 25-40 की 5 करोड़ 50 करोड़? सर 5-50 तो भविष्य में हो सकता है, अभी कितना है? 25 लाख 40 लाख तो लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। स्मॉल कंपनी जो पढ़ते हैं वहां कितना होता है? 4 करोड़ 40 करोड़, और उसके बगल में भी लिखा हुआ होगा 10 करोड़ 100 करोड़। तो भारत सरकार फ्यूचर में 10-100 कर सकती है, अभी तो फिलहाल 4 करोड़ 40 करोड़ है। वेरी गुड, ठीक है। ट्राइब्यूनल मतलब वही एनसीएलटी, ये इसको, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं, वो एमसीए ही है जो करता है, ठीक है। ओके, बोला कई जगह पे कंपनी लॉ के भी कुछ डेफिनेशन है जो यहाँ अप्लाई करेंगे। एग्जांपल सब्सिडरी, जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट कंपनी में होता है, एलएलपी में भी वही सेम होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, इनके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट होता है सस्ता वाला, वो अप्लाई नहीं करता। जैसे पार्टनरशिप एक्ट वगैरह में सब लिमिट रहती है ना, यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट शिमिट नहीं होता नंबर ऑफ पार्टनर्स में, वहाँ म्यूचुअल एजेंसी होता है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता, ठीक है।
एलएलपी के ये 16 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिखे हुए हैं, और यही अभी 16 नीचे डब्बे में आने वाले हैं। पलट के देखो, 2 पेज का टेबल होगा, उसमें यही 16 पॉइंट्स है, वो सिंपल है एकदम। मतलब इनको तुम फटाक से बस एक बार रीड कर लोगे, दैट्स ऑल, कोई ज़्यादा खून बहाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो हाँ, मैंने कब मना किया, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। परपेचुअल सक्सेशन होता है, जैसे कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर जाएं तो क्या कंपनी अपने आप बंद हो जाएगा कि उसका लिक्विडेशन करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, एलएलपी भी अपने आप नहीं मरता, एलएलपी का भी लिक्विडेशन अलग से करना पड़ता है। तो एलएलपीज लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, परपेचुअल सक्सेशन। नंबर 3, अच्छा लेकिन एक बात है, कंपनी में और एलएलपी में एक बहुत बड़ा फर्क है। कंपनी में क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन को इंश्योर करने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का नियम है कि अगर एक शेयर होल्डर मर गया तो उसका शेयर्स अपने वारिस के पास जाएगा, तो वारिस विल बिकम द शेयर होल्डर। समझो भाई, अगर हम लोग कंपनी खोलते हैं, कंपनी के सारे मेंबर मर गए, तो उनके जो शेयर्स हैं उनके बच्चों के नाम पे जाएंगे, वो बन जाएंगे मेंबर, तो परपेचुअल सक्सेशन चलता रहेगा। एलएलपी में वो फीचर है नहीं, एलएलपी में शेयर ही नहीं होता, एलएलपी में तो ट्रांसमिशन कहाँ से होगा? एलएलपी में मैं मर जाऊंगा तो मेरा बच्चा अपने आप एलएलपी का पार्टनर नहीं बनता, पार्टनर बनने के लिए एडमिशन कराना पड़ेगा। तो कंपनी में तो परपेचुअल सक्सेशन इंश्योर करने के लिए ट्रांसमिशन का प्रावधान है, यहाँ पे ट्रांसमिशन का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब आपको एक्टिवली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करना पड़ेगा, ठीक है? अपने आप नहीं होगा कि जैसे एलएलपी में मैं मर गया तो मेरे बच्चे पार्टनर बन जाएंगे, वो होने वाला नहीं है, वो एडमिशन कराना पड़ता है अलग से पूरा। आई ओके विद दिस? एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अपने नाम पे सू कर सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड कर सकता है, बी सूड हो सकता है ना एकदम। 4 नंबर, यहाँ म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर्स के बीच में एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट एन एजेंट ऑफ द, हमारे बीच में क्या होगा? एलएलपी एग्रीमेंट, और ये इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर बना के जमा करना पड़ता है। या तो इनकॉर्पोरेशन में जमा कर दो, या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब आ जाता है एलएलपी का, उसके बाद 30 दिन के अंदर बना के एलपी एग्रीमेंट जमा करना पड़ता है। उसमें आप लोग अपना राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड कर लो, नहीं तो अपने ऊपर आपके ऊपर कौन सा शेड्यूल लग जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन? आर्टिफिशियल, एलएलपी इटसेल्फ इज आर्टिफिशियल, नो? I am a natural person. Siddharth and Vikas, these are 2 natural persons. But our LLP तो itself is an artificial person. LLP का खुद का कोई आधार कार्ड थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है? हालांकि इस बात से मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, there is something called उद्योग आधार। I have told you someday, नहीं, उद्योग आधार होता है, छोटे छोटे बिजनेसेस का एक उद्योग आधार अलग से होता है। पर मतलब वही है, उनके पास वोटर कार्ड तो नहीं है ना कि वोट डाल सकें, ये सब तो नहीं हो सकते। LLP की शादी नहीं हो सकती, नेचुरल पर्सन नहीं है ना। अरे ये सब लिखा हुआ है रे अंदर, मैं मन से नहीं बोल रहा। नंबर 7, एलएलपी के लिए कॉमन सील जरूरी है कि ऑप्शनल है? ठीक है, लिखा गया। नेक्स्ट सर, लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब आपको मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? जितना आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उससे ज़्यादा आपको नहीं हो सकता क्षति, आपके घर बार प्रॉपर्टी को हम टच, दैट इज व्हाई द नेम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वेरी गुड। मैनेजमेंट कौन संभालता है? डीपी मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, मिनिमम 2 पार्टनर, मिनिमम 2 डीपी एंड 1 डीपी शुड बी रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब 120 दिन, मैक्सिमम लिमिट यहाँ होता है नहीं। बिजनेस फॉर प्रॉफिट के लिए हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं खोल सकते आप। इन्वेस्टिगेशन इनका भी होता है, रेड एमसीए, इनके ऊपर भी आरओसी रेड मार सकता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमेलगमेशन इनमें भी हो सकता है, वो अलग पेज में दिया हुआ है। कन्वर्जन, आप एक फर्म को, प्राइवेट कंपनी को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका नियम 2nd, 3rd, 4th शेड्यूल में, वो भी आगे आएगा। ई फाइलिंग जब भी कोई होगा आरओसी में ही आपको करना पड़ेगा। कौन साइन करेगा? या तो पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, दोनों में से कोई कर देगा। ऑब्वियसली आरओसी में सारा चीज आजकल ई फाइलिंग होता है, तो हाथ का साइन की डिजिटल साइन? डीएससी लगेगा ना, तो आई हैव अ डीएससी ऑल्सो। इफ आई हैव अ डिन नंबर आई विल हैव टू हैव अ डीएससी। डायरेक्टर्स को डीएससी चाहिए ही चाहिए, तो मेरे पास डिन के अलावा डीएससी भी होगा ही, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा? फॉरेन एलएलपी, हाँ सही बोला, फॉरेन एलएलपी।
कैन अ फॉरेन एलएलपी बिकम अ पार्टनर ऑफ इंडियन एलएलपी? यस, वो भी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट ही है। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी ताक लो, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ से सेक्शन चालू हो रहा है पेज नंबर 12 से, मतलब 40 पेज के चैप्टर में 11 पेज तो बकवास है, वो तो इधर उधर का ज्ञान है, वो तो चलते फिरते बस में पढ़ लेंगे, और वो उतना काम का है भी नहीं। असली काम का ज्ञान तो 30 पेज का भी ये नहीं है, 29 पेज का ये है, 12 तो चालू ही हो रहा है, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू इट रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन्स। एलएलपी को चाहिए मल्टीपल रिविजन, वो एक रिविजन से होता नहीं है। मल्टीपल करने के बाद तुमको एकदम चीज़ें नेचुरल याद हो जाती है कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको फोड़ दोगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 5। किस चीज़ के ऊपर है ये? पार्टनर। हेडिंग पढ़ो, लाल रंग, सेक्शन 5, पार्टनर्स। हु कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी? इंडिविजुअल या फिर बीसी? बीसी मतलब अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। देयर आर 3, मतलब 3 तरह के लोग हैं जो पार्टनर या डीपी नहीं बन सकते। यू से अनसाउंड माइंड, आई से इंसॉल्वेंट, आई से अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। ये ब्राउन डब्बा देखो, वी अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। एक होता है इंसॉल्वेंट हो चुके, एक हो गया इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। हरा डब्बा, कौन कौन एलएलपी का पार्टनर बनता है? सर वही है, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। आप बॉडी कॉर्पोरेट को पढ़ के टान दो, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा? कंपनी, CIOI फॉरेन कंपनी, LLP, LIOI फॉरेन LLP, यही सब। और इंडिविजुअल में भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, NRI, OCI, ये सब घुस जाएगा। OCI मतलब लिखा हुआ है देखो, और NRI मतलब बस सही है, ठीक है। अच्छा ये दो को देखो, ये दोनों नहीं बन सकते क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट माने नहीं जाते। 3 को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोल एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये दोनों बॉडी कॉर्पोरेट माने ही नहीं जाते, तो ये भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। FDI, अगर NRI, OCI या फॉरेन कंपनी या फॉरेन एलएलपी वो पार्टनर बनेगा तो यानी वो भारत में कैपिटल ला रहा है, इट इज़ लाइक FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फिर उसको RBI के बनाए हुए FDI के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया ना। सेक्शन नंबर क्या लिखा है? मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे इधर? 2, इंसान या BC कुछ भी चलेगा। व्हाट इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स आर रिड्यूस बिलो 2? वो सेम एज सेक्शन, हाँ लिखा है मैंने, वाह, सेम एज सेक्शन 3A ऑफ द कंपनी लॉ। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स बिलो 2 हो जाए, मतलब एक ही है, तो उस केस में 6 महीने का वक्त है टू ब्रिंग एडमिशन एंड रेज द पार्टनर्स टू 2, वरना 6 महीने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होगा उसके लिए पर्सनली लायबल। इसका समरी नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है, ये हरा बॉक्स पढ़ो तो सही है सर, ठीक है। अच्छा अब सेक्शन 7 का हेडिंग क्या है? लकी नंबर 7 सुना होगा, लकी नंबर 7, सेक्शन 7 किस चीज़ पे? DP, डेजिग्नेटेड पार्टनर। सारा ज्ञान जो डीपी के बारे में बपुगा रहे हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है। कम से कम कितने डीपी चाहिए? 2 डीपी। उस 2 में से भी एक का मुंह काला, मतलब बोलने का मतलब है रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट का मतलब क्या? पढ़ो ब्रैकेट में। अगर एलएलपी में सारे के सारे पार्टनर्स या एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स बॉडी कोऑपरेट हैं तो फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं सर, वो लोग नॉमिनी अपॉइंट करेंगे अपना इंसान। येलो बॉक्स, ठीक है। वो फिर एग्जाम्पल दिया है, फिर वो रेजिडेंट का मतलब लिखा है, रेजिडेंट में 120 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग वर्ड नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर ये एग्जाम्पल है। अच्छा हु शैल बी द डीपी, ये बात या तो आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डिसाइड कर ली होगी तो फिलिप में लिखा होगा, नहीं तो बाद में पार्टनर्स लोग आपस में एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेंगे कि कौन डीपी होगा, तो इट इज डिसाइडेड आइदर बाय फिलिप और बाय एलएलपी एग्रीमेंट। यही बात अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक बहुत खूबसूरत बात अंदर लिखी हुई है, पढ़ते आओ, ठीक है। रोमन 1 पढ़ो। तो रोमन 1 का ए तो नॉर्मल है कि अगर फिलिप में आपने बता दिया था कि ये लोग हमारे डीपी होंगे तो वही लोग हमारे डीपी होंगे, लेकिन सर ब्लू हाइलाइटर में एक अनोखी बात लिखी है। मान लो हमारे पार्टनर्स में डिसाइड हुआ था कि बारी बारी करके सब डीपी बनेंगे, रोटेशन। अगर बारी बारी करके सब डीपी बनेंगे ऐसी बात आपने लिखी है तो सबको हम लोग आज से डीपी मान लेंगे। पढ़ो जरा। इफ द
Philip states that each of the partners from time to time is to be designated, then every partner shall be treated as designated partner. तो MCU का समान है तो अच्छा खासा. नंबर 2, अच्छा LLP जरूरी है क्या कि LLP बनते वक्त ही DP डिसाइड होता, बाद में नहीं हो सकता? बाद में भी तो हो सकता है, बाद में नए नए DP आ सकते हैं कि नहीं? तो वो कैसे आएंगे? फिलिप से कि LLP एग्रीमेंट से आएंगे. फॉर्म 3 जमा होगा. गुड. कंसेंट, जिसको भी अपना DP बनाओगे उससे रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा. रिटर्न कंसेंट का फॉर्म नंबर 9 मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. अच्छा, आपके यहाँ कोई भी PDP आएगा, जाएगा, हटेगा, बनेगा तो आप उसको बताओगे कि नहीं? ये याद करना पड़ेगा. फॉर्म 4, हाँ लिखा है तो ये रहा, हाथ का लिखा पढ़ो. फॉर्म 4 इन 30 डेज जमा करेंगे. कंपनी लॉ में ये कौन सा फॉर्म होता है? कंपनी लॉ में कोई भी डायरेक्टर आता जाता है तो ROC में फॉर्म जमा करते हैं. कौन सा फॉर्म? इनकॉर्पोरेशन के दौरान पढ़ाया था, DIR 12. डायरेक्टर DIR 12 इनकॉर्पोरेशन में आता है कि आप जिसको भी डायरेक्टर्स बनाते हो DIR 12 देके बताओ. यहाँ पे DIR 12 नहीं है, कौन है? फॉर्म 4. नेक्स्ट, हेडिंग पढ़ो लाल रंग का जो लिखा है, 4 डिस्क्वालिफिकेशंस. इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का आ सकता है कि कौन सा वो व्यक्ति है जो DP नहीं बन सकता. अगर इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो 5 साल वाले हैं, तीसरा नंबर 6 महीने वाला है, चौथा फ्रॉड वाला है. ठीक है, अभी स्टार्ट करो 5 साल वाला. अगर पिछले 5 साल में कभी भी वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट रहा है, क्या रहा है? इंसॉल्वेंट, तो नहीं बन सकता DP. या फिर पिछले 5 साल में उसने अपने निजी जीवन में क्रेडिटर लोग के साथ पैसा सेटलमेंट किया है या नहीं चुका पाया, तो ये भी नहीं बन सकता. तीसरा, ये जेल गया हुआ है, इसको जेल की सजा हुई थी 6 महीने की, फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड. 3 नंबर पढ़ो. हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, मतलब दोषी पाया गया था, फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड. मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जानबूझ के अपराध किया, भूल से अपराध नहीं हुआ है. एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन, मतलब ये जेल भी गया हुआ है कम से कम 6 महीने के लिए, तो ये तो अचीवर है भाई. ठीक है, ये DP नहीं बनेगा. ओके. नंबर 4, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 30. कौन सा ऑफेंस? फ्रॉड. ठीक है, तो ये 4 याद रखना. अच्छा, अभी मैं एक बार बता देता हूँ. कौन पार्टनर नहीं बन सकता? वी अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंट. कौन DP नहीं बन सकता? लास्ट 5 साल में इंसॉल्वेंट, लास्ट 5 साल में क्रेडिटर्स के साथ कॉम्पोजिशन सेटलमेंट, या फिर 6 महीने की जेल गया हुआ है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, या फ्रॉड में दोषी पाया गया. ये 2 अलग अलग टॉपिक है बॉस, समझ रहे हो? अब ये एक बार सुन लेने से नहीं होता, इसको मतलब बहुत बार सुनोगे तब ये नेचुरली याद होगा और एग्जाम में फिर निकलेगा तुमसे. वरना एग्जाम में आके तकलीफ में आ जाओगे कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन था, फिर रैंडम बोलना चालू करोगे और मिक्स कर दोगे. कई जन मिक्स कर देंगे. अनसाउंड माइंड भी तो सर नहीं बन सकता ना, तो अनसाउंड माइंड भी डालेंगे. ठीक है, जबकि यहाँ अनसाउंड माइंड लिखा हुआ नहीं है. वो तो पार्टनर नहीं बन सकता, तो DP कहाँ से बनेगा? अनसाउंड माइंड तो कुछ भी नहीं कर सकता, केबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, इंसॉल्वेंट, अगर तुम सुनो, अगर तुम 10 साल पहले इंसॉल्वेंट रह चुके हो, कब? तो क्या DP बन सकते हो? हाँ, क्योंकि लास्ट 5 साल है. करेक्ट है ना? तो ये सब चीज़ पे थोड़ा गेम हो सकता है एग्जाम में, सावधान रह के एकदम करना पड़ेगा. DP बनने के लिए एक नंबर चाहिए, 10. लायबिलिटी ऑफ DP, LLP एक्ट और LLP रूल्स के लीगल कंप्लायंस की जिम्मेदारी किसके सर पे है? DP. नहीं होने पे सजा किसको मिलेगी? DP. मैक्सिमम पेनल्टी के जो डब्बे हैं वो किसको झेलने पड़ते हैं? DP. अगले पेज पे मिलेगा हम लोग को, टक टक टक, देखो देख रहे हो? मतलब DP को तो कोई माफी है ही नहीं. कोई सेक्शंस में पार्टनर बच जाएगा, पर DP तो फिर भी मरेगा ही. ये पेनल्टी के जो बॉक्सेस है, मैंने बोला था ना पेनल्टी का एक मास्टर समरी चार्ट LLP का भी डाला हुआ है, वो तो वो रिवाइज करना पड़ेगा. अभी इसको तुम कितना बड़बड़ा लोगे, याद तो फिर भी ये रहना नहीं है. ये सब तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है ना. पेनल्टीज वगैरह आर फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी, यू कांट लर्न देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, संभव ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, एक बार जो हमारा DP बन गया, परमानेंट बन गया कि चेंज हो सकता है? चेंज होगा तो बाप को बताएंगे, बाप मतलब ROC को बताएंगे. हाँ, फॉर्म इन. वेरी गुड. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए ज़रा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ, थोड़ा ट्विस्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है.
एक एलएलपी है जिसमें 10 पार्टनर हैं और 4 डीपी हैं, कोई दिक्कत? एक मर गया, डीपी मर गया, तो वैकेंसी हो गया, उसको भरना जरूरी है क्या? क्योंकि कम से कम कितने चाहिए? आपके पास कितने हैं? मरने के बाद भी कितने हैं? लेकिन मान लीजिए 10 पार्टनर था और 2 डीपी था उसमें से, और अब एक डीपी मर गया, तो अब आपके कितना डीपी बचा? अब ये तो गिनती से कम हो गया ना, तो अब यहाँ तो वैकेंसी आपको भरना पड़ेगा, कैजुअल वैकेंसी इन 30। नहीं भरोगे तो ऑल पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज डीपी। ये हाथ का पढ़ो तो लिखा हुआ, इसको थोड़ा सावधानी से समझना। ये ना सोचो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा डीपीज हैं तब मर गया, तब ये चीज़ नहीं है। हमारे पास 2 होना चाहिए, 2 ही है और उसमें से एक मर गया, तो ये नहीं है। मैं यू गॉट दैट? कोई प्रॉब्लम है? इसको मैं एक नाम आज लिखाना चाहता हूँ। इंटरमिटेंट वैकेंसी, डोंट यूज दिस वर्ड इन एग्जाम, जस्ट अपने अंदर ही रखो। इंटरमिटेंट वैकेंसी का मतलब होता है कि आपके यहाँ मिनिमम जितने थे उसके नीचे चला गया, तो उसको भरना एकदम जरूरी है। दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट वैकेंसी। एक होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा लोग थे और 1-2 चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास जितने होने चाहिए थे मिनिमम उतने ही, और उसमें से एक गया, तो वो हो गया एकदम भरना जरूरी, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट वैकेंसी। तो उसको कितने दिन में भरना है अपने को? 30 दिन में। नहीं भरोगे तो ऑल पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज डीपी। वेरी गुड। अब ये पनिशमेंट का डब्बा तो ठीक है ना, तो पेनल्टी रिवाइज करना ही पड़ेगा बाद में तुमको एग्जाम के पहले। ओके, नाउ वी गो टू व्हाट? इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, एक बार हम लोग 20 नंबर पेज में जाएंगे, वहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है। आगे सर देख लो, कोई दिक्कत? बोलूँ मैं? पहुँच गए? स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? नाम रिजर्व करो। रन एलएलपी में कितने दिन के लिए रिजर्व होगा? 3 मंथ। फिर स्टेप 2, कौन सा फॉर्म भरोगे सर? फिलिप। फिलिप कोई फॉर्म है कि वेब सर्विस है जैसे स्पाइस प्लस? ठीक है। स्टेप नंबर 3, 30 दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट बना के फॉर्म नंबर 3 में सबमिट कर सकते हो। एलएलपी एग्रीमेंट को इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही जमा देना जरूरी नहीं है, आप इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर भी एलएलपी एग्रीमेंट बना के जमा दे सकते हो। सही है क्या ये? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ग्रेट। पेज नंबर है 16। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात एक बार फिर याद करेंगे, लाल रंग पढ़ो। तो मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एग्रीमेंट बना के देना जरूरी नहीं है, इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर भी आप बना के एग्रीमेंट का फॉर्म नंबर बोलिए, कोई आता जाता है उसका फॉर्म नंबर बोलिए। 4 इनकॉर्पोरेशन का फिलिप, नाम रिजर्व करने का रन एलएलपी, और वो सास बहू वाला तो फॉर्म है ही, वो सास का फॉर्म 8, एनुअल रिटर्न का 11। वेरी गुड। ठीक है, अब ये हेडिंग के हरा रंग पढ़ो, सेक्शन नंबर बोलो, वहाँ इंपॉर्टेंट है 11 नंबर सेक्शन। ये 11 रुपये ये दक्षिणा टाइप का नंबर हो गया ना। ठीक है, 11 सेक्शन नंबर 11, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इधर इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं, ये देखो, ये इतना लंबा जो वाइट में लिखा है उसका समरी यहाँ पे दिख रहा है। चलो याद करें, कम से कम कितने पार्टनर चाहिए? 2। क्या करना चाहते हैं? चैरिटी। चैरिटी के लिए ये होता ही नहीं है, ये फॉर बिजनेस है। नंबर 2, कौन सा फॉर्म कहाँ जाएगा? सीआरसी गुरुग्राम। ठीक है। नंबर 3, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस जमा करना पड़ेगा, मतलब हम लोग ने सारा नियम कानून फॉलो किया है। एक तो हम लोग करेंगे जो तथाकथित पार्टनर्स है, प्रपोज्ड पार्टनर्स है, और एक किसी हीरो को पकड़ेंगे। कौन है अपना हीरो? CCCA, यू नो द फुल फॉर्म। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वहाँ होता है, यहाँ तो होता नहीं है। यहाँ नसौल का जैसा सोचो, नसौल का तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ये देखो, फॉर्म नंबर फिलिप, नसौल का N से नेम, S से क्या होता है? सिचुएशन मतलब एड्रेस, O से क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब धंधा। ठीक है, फिर इन दोनों का तो डिटेल दोगे, पार्टनर्स का नाम एड्रेस, डीपी का नाम एड्रेस, और लास्ट में क्या है?
एटसेट्रा, ठीक है। पनिशमेंट यहाँ पे भी डाला हुआ है वही, अगर इनकॉर्पोरेशन में झूठा डॉक्यूमेंट जमा करोगे। अच्छा इधर तो तुम 447 नहीं बोलोगे ना, ये क्या कंपनी लॉ चल रहा है क्या कि एलएलपी लॉ है? तो 447 आप नहीं बोलोगे। तो अगर झूठा डॉक्यूमेंट जमा करोगे इनकॉर्पोरेशन में तो सजा कितनी है? सर बीच में एंड होना ही चाहिए, जेल तो जाएगा ही पक्का, 2 साल का जेल एंड 10,000 से 5 लाख। ये अपेंडिक्स वो बुक के लास्ट में वो पेनल्टीज को लेके उसमें बनाया हुआ है याद करने के लिए। पेनल्टीज तो यार एग्जाम के दिन याद करके जाना पड़ेगा ना, करेक्ट है कि नहीं है? ओके, कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके। इस बार मैं एक कोशिश करूंगा, जैसे बहुत कुछ नया तो मैं कर ही रहा हूँ, ये क्लासरूम रिवीजन अपनी चल रही है जहाँ मैं पूरा बुक से फुल रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट मतलब मेरे साथ वीडियो में भी रिवाइज करे तो 100% उसका रिवीजन हो रहा है, बिकॉज वही सेम बुक 100% करा रहा हूँ। नॉर्मल मैराथन की तरह 10% वाला काम तो हो नहीं रहा है, 100% वाला ही हो रहा है। एक और चीज़ करूँगा, एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम 2 बजे का होता है, शेड्यूल आ गया मेरे ख्याल से, 12 तारीख से एग्ज़ाम है ना, ओ सितंबर, तुम लोग तो बात सॉरी आई गॉट दैट, ठीक है तुम लोग तो बाद वाले हो, ठीक है। मतलब जो भी दिन एग्ज़ाम का दिन होता है, जनरली आज तक तो यही परंपरा है कि 2 से 5 का एग्ज़ाम होता है, 2 to 5 आफ्टरनून। तो उस दिन मॉर्निंग में वाला जो स्लॉट रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा, चुनिंदा जितने भी फैक्टॉइड्स हैं, मतलब जो फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं जो खोपड़ी में, वो मैं सुबह सुबह आके एक बार रिवाइज करा दूंगा यूट्यूब में, तो उससे कम से कम वो छूटेगा नहीं, वो हो जाएगा। तो उसमें सबसे हॉट तो पेनल्टी है, तो वहाँ तो एक बार पेनल्टी अपने रिवाइज करिए घुसेंगे हॉल में। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर। अच्छा वो गुड़गांव वाला देवता प्रसन्न हो गया, मतलब सीआरसी तो अपने को क्या देगा, कितने दिन में देगा? 30 दिन, याद रखना चाहिए एमसीक्यू। 14 दिन में अपने को क्या देगा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। उस पर क्या लिखा हुआ रहेगा? और सिन नंबर नहीं होता ना, एल पिन होता है। वेरी गुड, आप पढ़े यहाँ, ये देखो इधर नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बाय द रजिस्ट्रार, मतलब वही सीआरसी 14 दिन में अपने को दे देगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बना के पकड़ा देगा। सर्टिफिकेट एक बार मिल गया, इट मीन्स अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन हैज बीन ड्यूली कंप्लाइड विद। वही डायलॉग यहाँ पे है, आपने डिक्लेरेशन दिया वो मान लेगा, सर्टिफिकेट भी मिल गया, सर्टिफिकेट का मिलना इज अ, हरा रंग का डायलॉग पढ़ो यार, वो याद है ना, कंपनी लॉ में भी इस तरह का डायलॉग है, एक बार सर्टिफिकेट मिल गया मतलब कंपनी तो पैदा हो चुकी है, अब आप उसके पैदाइश को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब कौन है? 13 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। हर एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट वहाँ पे नोटिस वगैरह भेज सके। गवर्नमेंट आपको नोटिस कैसे भेजेगी? गवर्नमेंट नोटिस एलएलपी के एड्रेस पे भेज सकता है, पार्टनर के एड्रेस से भेज सकता है, डीपी के एड्रेस से भेज सकता है। कैसे? पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, एनी अदर मैनर, ठीक है। ओके, कहाँ भेजेगा? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और द, आप लोग फॉर्म 12 जमा करके कोई अदर एड्रेस भी बता सकते हो, तो ऑप्शन है यहाँ पे, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना जरूरी नहीं है। अगर आपने एलएलपी के लिए कोई और एड्रेस भी बता रखा है तो वहाँ पे भेजने से भी चलेगा, तो गवर्नमेंट वहाँ पे भेज देगी। कंपनी लॉ में सिर्फ एक ही ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ 2 ऑप्शन है, रजिस्टर्ड ऑफिस या एनी अदर ऑफिस, जो आपने फॉर्म 12 में इंटीमेट कर रखा है। फॉर्म नंबर याद करना जरूरी नहीं है, फॉर्म 12 याद नहीं करना है। अच्छा, ऑफिस चेंज होता है कि नहीं आदमी का? बताओगे उसको? फॉर्म नंबर 15 याद रखना जरूरी नहीं है। चेंज ऑफ एड्रेस फाइल फॉर्म 15, ठीक है। एमसीक्यू के लिए याद रखना, जब तक हम फॉर्म जमा नहीं कर देते चेंज ऑफ एड्रेस का, तब तक चेंज ऑफ एड्रेस वैलिड नहीं है। हाइलाइटर पढ़ो, डन, ठीक है। पनिशमेंट वो तो ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर एक बार इनकॉर्पोरेशन का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया, अब वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, सू कर सकता है, बी सूड हो सकता है, एम्प्लॉय रख सकता है, एक्सपेंसेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सू कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कॉमन सील रख सकता है, और भी कोई काम बिजनेस करने के लिए चाहिए वो कर सकता है। नाम, इनके नाम के लास्ट में या तो शॉर्ट लिखो एक्रोनिम एलएलपी या फुल लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब जैसे मेरे एलएलपी का नाम क्या है? सिद्धार्थ विकास क्लासेस एलएलपी, लिमिटेड नहीं होता, सीधा एलएलपी लिखा जाता है लास्ट में। ओके, अच्छा यहाँ भी आप दूसरे का कॉपी डोंट कीप,
अनडिजायरेबल नेम और अ नेम विच इज आइडेंटिकल और सिमिलर टू अदर कंपनी, LLP, ट्रेडमार्क वगैरह। यूनिक नाम होना जरूरी है। आपका नाम किससे मैच नहीं करना चाहिए? नंबर 1 LLP, नंबर 2, नंबर 3, इन सबसे मैच नहीं। अगर मैच किया तो फिर वो फिर से जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा, वो हमको ऑर्डर करेगा, 3 महीने में नाम बदलना पड़ेगा। वही ड्रामा आने वाला है अगले पेज पे। तक इधर 16 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए कौन सा वेब सर्विस है? रन LLP। कितने दिन नाम रिजर्व होता है? वेरी गुड। 17 नंबर देखो, 17 नंबर में वही चेंज हो गया कि हमारा नाम दूसरे सपोज मैच वैच करता हुआ है तो हम लोग को बदलवाना पड़ेगा ना, तो उसको लेके मैंने एक सुंदर सा डायग्राम बना दिया तुम्हारे लिए। नीचे देखो, ये दिख रहा है क्या? एक झटके में पूरा याद हो जाएगा इससे। आओ देखते हैं सर क्या हुआ। तुम लोग डायग्राम देखो, फिर मैं बोलूँगा एक बार। बोलूँ मैं? इधर टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ नेम नहीं, मतलब हमारा नाम किससे मैच करता है तो हमको रेक्टिफाई करना है, लाइक दैट। तो कोई तो शिकायत कर रहा है मेरे खिलाफ कौन जाके शिकायत कर रहा है? ब्लू कलर, कोई दूसरा LLP या कंपनी या ट्रेडमार्क ओनर, वो मेरे खिलाफ जाके शिकायत कर रहा है। किसके पास? डोंट लुक एट द फॉर्म नंबर्स, इग्नोर द फॉर्म नंबर्स, ठीक है। जाके शिकायत किसके पास कर रहा है? CG। यहाँ CG का मतलब RD है। इनफैक्ट कंपनी लॉ में भी जो सेक्शन 16 था रेक्टिफिकेशन का, वहाँ पे भी RD ही था, वहाँ पे भी RD ही था। तो RD के पास शिकायत कर रहे हैं। अब RD जो है हम लोग को तत्काल ऑर्डर देगा कि भाई तू नाम चेंज कर विदिन 3 मंथ्स। हम नाम चेंज करेंगे विदिन 3 मंथ्स, और नाम चेंज करने के बाद 15 दिन के अंदर ROC को बता देंगे जी हमने नाम चेंज कर लिया। ROC फिर हमको क्या देगा? नए नाम का नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, ठीक है। और फिर 30 डेज के अंदर हम लोग अपना LLP एग्रीमेंट भी चेंज कर लेंगे और ROC में जमा भी कर देंगे। बस फॉर्म नंबर खाली अपने को ना यार, वो जो शुरू में पढ़ाया ना वो वाला याद करना, बाकी सारा याद कितने फॉर्म याद करने हैं? रन, फिलिप, 3, 4, 8, 11, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ तक खत्म है। ओके, विद दिस आवर एंटायर इनकॉर्पोरेशन थिंग कम्स टू एन एंड। हो गया ना? अब ये देखो नया यहाँ से क्या हेडिंग चालू हो रहा है, पढ़ो। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, मतलब म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। यार या तो आप लोग खुद डिसाइड कर लो एग्रीमेंट के अंदर, नहीं तो आपके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल लग जाएगा। इधर पढ़ो पार्टनर। अच्छा भाई तो कोई पार्टनर कैसे बनता है? या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पार्टनर था, फिलिप को भरा है, या बाद में उसका एडमिशन हुआ LLP एग्रीमेंट में। लाल डायग्राम पढ़ो। हाउ डू यू बिकम अ पार्टनर ऑफ LLP? सब्सक्राइबर एंड फिलिप, एंड नंबर 2 I'll give you one example. मैंने जब, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2017 में जब मैंने LLP बनाया था अपना, मेरा LLP दिसंबर 16 का बना हुआ है, दिसंबर 16 में बना था, ठीक है, दिसंबर 2016। तो मुझे जहाँ तक याद है उस समय जब LLP बना था तो 2 पार्टनर्स थे, सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस LLP। तो हम दोनों पार्टनर बने थे बाय सब्सक्राइबिंग टू फिलिप। हमारा एडमिशन नहीं हुआ था, वी सब्सक्राइब टू फिलिप एंड वी बिकेम द पार्टनर्स ऑफ दिस LLP। बाद में मम्मी एडमिशन हुआ, मम्मी को एडमिशन किया गया एज अ पार्टनर, तो 3 पार्टनर हो गए, ठीक है। फिर जब हमारी मैरिजेस हो गई, मेरी 2018 में, उसकी 2019 में हुई, तो उसके बाद फिर हमारी वाइफ्स भी आ गई, उनका एडमिशन हुआ है। तो मम्मी का और वाइफ्स का क्या हुआ है? एडमिशन हुआ है। जबकि मैं और विकास तो फिलिप को सब्सक्राइब करके बने थे ना, यही तो तरीका है, इसको छोड़ के और कोई तरीका है ही नहीं। सर यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, यहाँ शेयर कैपिटल ही नहीं होता, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल होता है, यहाँ शेयर कैपिटल नहीं। तो यहाँ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई आएगा तो एडमिशन, कोई जाएगा तो डेथ, रिटायरमेंट, वो सब होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेक्शन नंबर, नाम पढ़ो लाल रंग में। एग्रीमेंट साइन होगा हमारे बीच में। फॉर्म नंबर बोलो। मैंने क्लास में LLP एग्रीमेंट ला के दिखाया था ना, अपना फाइल मंगवाई थी कि उसके अंदर LLP एग्रीमेंट डाला हुआ है। इधर या तो आप लोग अपना म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये क्या लिखा है ब्लू में, या तो आप लोग अपना म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज LLP एग्रीमेंट में आप लोग अपने हिसाब से बना लो। आप नहीं बनाओगे तो आप पे फर्स्ट शेड्यूल। सर दिस इज एग्जैक्टली लाइक योर पार्टनरशिप डीड। क्या आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना लो, नहीं तो इक्वल मान लेंगे, वैसा ही है ना ये, है ना। तो आप LLP एग्रीमेंट बना लो। अच्छा LLP एग्रीमेंट में बाद में आप लोग चेंजेस कर सकते हो कि नहीं? हाँ, LLP एग्रीमेंट में कितने बार हम लोग के चेंजेस हुआ है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर जब हुआ है तब चेंजेस हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज किया गया है तब हुआ है। तो जब LLP एग्रीमेंट का फॉर्म 3 है चेंज होगा तो कौन सा फॉर्म जमा होगा?
ठीक है, नेक्स्ट येलो पढ़ो, क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेशन के पहले ही अगर पार्टनर्स ने आपस में कुछ एग्रीमेंट बना रखा था तो वो एग्रीमेंट को आप रेटिफाई कर सकते हो, अलाउड है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पढ़ो। आई हैव टू क्वेश्चंस, आई हैव टू क्वेश्चंस। बोर्ड पे दिख रहा है सबको? मैं एक बार तुमको 30 सेकंड दे रहा हूं, ये वाला पैराग्राफ रीड मारो। डन? रीड ही तो करना है, चाटना थोड़ा था। अभी डन? सुनो मेरा बात। Is it similar to pre-incorporation contracts of the company law? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 5 डॉक्ट्रिन्स वाला जो चैप्टर था, उसके अंत में मैंने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था। तो इज इट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट? हाँ ना क्यों? नो, तुम लोग जो बोले ना, तुम लोग गलत बोले। सर ये टॉपिक प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर और आउटसाइडर्स के बीच में होता है। यहाँ पे ये प्री इनकॉर्पोरेशन एलपी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हो रहा है। अंदर क्या पढ़े तुम? किसके बीच में हो रहा है? पार्टनर्स। वो वाला टॉपिक सर प्रमोटर और थर्ड पार्टीज के साथ था, आउटसाइडर्स वेंडर्स के साथ। ये वो चीज ही नहीं है, ये पार्टनर्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट दैट टॉपिक। नाम देखो ना लेफ्ट साइड में क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है कि एलएलपी एग्रीमेंट है? एलएलपी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है कि पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में? ठीक है, तो ये वो टॉपिक है ही नहीं कि यहाँ पे वो बोलोगे कि वहां तो नोवेशन होता है, चाहिए रेटिफिकेशन अलाउड नहीं था, यहाँ अलाउड है। भाई ये चीज ही अलग है। ये थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है कि घर के अंदर हो रहा है? तो यहाँ रेटिफाई अलाउड है, अगर सब राजी हैं तो कर लो, क्योंकि आप ही लोग के बीच में हुआ था ना। आप ऑल पार्टनर्स हो, आप ही लोग एक प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बनाए थे, तो अब आप ही लोग को जो बदलने का बदल लो या रेटिफाई कर लो ऑल कंसेंट करके। ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये थर्ड पार्टी से नहीं है, ये घर की बात है। क्लियर है क्या? अच्छा, आप लोग अगर आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये तुम्हारा आ सकता कि नहीं आ सकता? ठीक है, क्लियर है? सेक्शन नंबर 24, नाम पढ़ो पहले। सेसेशन मतलब स्टॉप, सीज, CEASE, सीज मतलब स्टॉप करना। सेसेशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, मतलब कोई भी पार्टनर को हटना है तो कैसे हटेगा? सर या तो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि इस पीरियड के बाद ये होने पे हटेगा, या फिर वो खुद ही रिजाइन कर दे। अब वो खुद अगर रिजाइन करेगा तो एक नोटिस देगा कि नहीं, और एक नोटिस पीरियड होता है कि मतलब आप अचानक ऐसे नहीं जा सकते, नोटिस देखिए इतने दिन बाद जा सकते हो। पढ़ो। मोड ऑफ सेसेशन क्या लिखा है? मे सीज, मतलब यहाँ पर कोई भी पार्टनर जो हटना चाहता है वो हट सकता है एज पर एलपी एग्रीमेंट, या फिर रेजिग्नेशन नोटिस दे सकता है 30 दिन की अवधि में, फिर वो हट सकता है। ये मे सीज है, मतलब चॉइस, वॉलंटरी। दूसरा है दूधी, ये देखो ना, तुम लोग को दिख नहीं रहा क्या न्यूमोनिक? डेथ, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी, वही वाला। ये देखो, अगर ये सब हो गया, डेथ, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंट, तब मे सीज की शैल सीज, वही लिखा हुआ है। ओके, फिर ये वाला जो डब्बा है ना 24 का 3 दिख रहा है, इट इज कनेक्टेड टू 25 का 6 बगल वाले पेज से। ये देखो ऐसे यहाँ से पूरा एरो कनेक्ट हो रहा है। ये क्या बताता हूँ, एक पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है वो क्या चाहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, अब से मेरी कोई लायबिलिटी और फर्दर नहीं है, फ्यूचर में मेरी और कोई लायबिलिटी। सही बात है, होना भी चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि तत्काल आरओसी को बता दो। तो अगर आप जा रहे हो तो एलएलपी आरओसी में फॉर्म नंबर, कोई आए या जाए, फॉर्म नंबर 4 जमा करेगा। द मोमेंट आरओसी में वो जमा हो गया, इट इज डीम्ड की सारी दुनिया को पता चल गया कि अब आप पार्टनर और अब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है।
तो यहाँ पहले वाले इस टॉपिक में यही बताया गया है कि नॉर्मली एक फॉर्मल पार्टनर जब रिटायर होता है ना, तब उसकी सारी लायबिलिटीज खत्म हो जाती है अगर सामने वाला थर्ड पार्टी जानता है कि वो पार्टनर नहीं है या आरओसी को भी फॉर्म जमा हो चुका है, तो इस केसेस में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। पर अगर ये दो चीजें नहीं है तब वो कंटिन्यू टू रिमेन लायबल रहेगा। ठीक है, अब इसी को कनेक्ट करते हैं 25 का 6 के साथ। इसमें यह बोला है कि अगर एक रिटायरिंग या रिजाइनिंग पार्टनर है, उसको शक है कि एलएलपी आरओसी को बताएगा नहीं और उसको कंटिन्यू टू होल्ड लायबल करता रहेगा, तो वो खुद चाहे तो आरओसी में फॉर्म नंबर 4 जमा कर सकता है। उस केस में आरओसी एलएलपी को 15 दिन का शो कॉज नोटिस देगी। हाथ का पढ़ो कि भाई आपका ये रिटायरिंग पार्टनर हमारे पास ये फॉर्म भरा है, सच है क्या, और फिर उसको रजिस्टर कर देगी। तो अगर एलएलपी फॉर्म जमा नहीं करे तो आप खुद अपना नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन जमा कर सकते हो, आरओसी को बता सकते हो। यही ऑप्शन नंबर है 25 का 6। अब उधर चलो। अच्छा, आप सपोज रिजाइन किए और रिजाइन करके आपने आरओसी को बता भी दिया, एलएलपी ने बता भी दिया, तो फ्यूचर लायबिलिटी से तो आप डिस्चार्ज हो गए, पर ड्यूरिंग योर पार्टनरशिप पीरियड जो भी कांड हुआ उसके लिए आप डिस्चार्ज नहीं हुए। वही लिखा है, नो डीम्ड डिस्चार्ज। कॉम्पनसेशन, अगर आप जा रहे हो तो जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन आपकी कैपिटल में जो बैलेंस है और उस दिन तक का जो भी उस पीरियड का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उस पर आपका हक बनता है, जो आपको या आपके लीगल हेयर को मिलेगा। पर आपका लीगल हेयर बीच में धंधे में आके उंगली नहीं करेगा। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये सेक्शन नंबर 25 क्या है? चेंज ऑफ पार्टनर्स। हमारे यहाँ पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर जब भी चेंज होता है, उनका डिटेल चेंज होता है, तो हम आरओसी के पास फॉर्म नंबर 4 जमा करते हैं। लेकिन उसका सिस्टम क्या है समझो, ये मास्टर डायग्राम है। ठीक है, अगर पार्टनर का कोई भी डिटेल्स चेंज हो रहा है, जैसे एक बात को समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिद्धार्थ विकास क्लास एलपी का पार्टनर हूँ, तो मेरे पर्सनल डिटेल्स जमा है कि नहीं है? आई एम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, मेरा डिन नंबर है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी सब तो जमा है आरओसी के पास, है ना, रिकॉर्ड में। कल को मैं अपना फ़ोन नंबर चेंज करूं, क्या मैं अपनी ईमेल आईडी चेंज करूं, या मैं अपने घर का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करूं, तो मेरे डिटेल्स भी तो मैं आरओसी को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? यहाँ तो मेरा डिटेल्स चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले मैं अपने एलएलपी को बताऊंगा। इधर देखो, चेंज इन ब्लू कलर, चेंज इन डिटेल्स, मैं एलएलपी को बताऊंगा। फॉर्म नंबर जरूरत नहीं याद रखने का, नहीं बताऊंगा तो मेरे पे 10,000 की पेनल्टी है, दिख रहा है? अब एलएलपी की ड्यूटी क्या है कि वो किसको बता दे? फॉर्म नंबर। एलएलपी अगर नहीं बताएगा तो एलएलपी और डीपी लोग के ऊपर पेनल्टी कितना है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स का मिला के वो डायग्राम बनाया हुआ है ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म 4 जो जमा होता है आरओसी के पास, इट इज साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एंड इफ यू आर फाइलिंग फॉर्म 4 बिकॉज देयर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तब इनकमिंग पार्टनर का रिटन कॉन्सेंट भी चाहिए, वो भी साथ में अटैच कर देना। ये 25/6 हो चुका। टर्न सर। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन नंबर 26, लाल रंग हेडिंग पढ़ो क्या? पार्टनर एज एजेंट। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ वन अनदर। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पर नहीं होता। अब ये बोला एक्सटेंट एंड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। हेडिंग को पढ़ो, हेडिंग। एक अगर कोई पार्टनर बिना अथॉरिटी के कुछ भी करता है तो क्या उसके लिए एलएलपी लायबल है? नहीं, ऑब्वियसली यही बात यहाँ बोला है। अगर एक पार्टनर है, ठीक है, जो अपने बिना अथॉरिटी के कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है और थर्ड पार्टी जानता भी है कि इस पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है, तो फिर उस चीज़ के लिए एलएलपी लायबल नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर अपने अथॉरिटी के अंदर कोई काम करता है, उससे कुछ नुकसान हो जाए, तो फिर उसके लिए एलएलपी लायबल है। अरे धंधे में तो नफ़ा और नुकसान दोनों हो सकता है ना, होता ही है ना। तो अगर मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन किया, सोच समझ के किया, पर उससे लॉस हो गया, तो मेरी गलती थोड़ी ना है। बिजनेस में तो यही होता है। बिजनेस का मतलब ये कि आप कई जगह पे जीतते हो, कई जगह पे नुकसान भी हो जाता है, तो उसके लिए तो एलएलपी लायबल है ही। अगर ऑर्डिनरी कोर्स में विद इन अथॉरिटी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं अपनी अथॉरिटी से अलग जाके कुछ गलत कर रहा हूँ तो एलएलपी लायबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, एलएलपी की सारी लायबिलिटीज एलएलपी की अपनी लायबिलिटी है, वो पार्टनर की लायबिलिटी, ये एलएलपी है, ये नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी का लायबिलिटी एलएलपी झेलेगा। इट विल बी द सोल ऑब्लिगेशन ऑफ, पढ़ो हरा रंग, ठीक है, ओके। पार्टनर उसके लायबल नहीं है। नीचे जो भी एलएलपी का लायबिलिटीज है वो एलएलपी की प्रॉपर्टी से पे होगा, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा। अब 28 नंबर का हेडिंग पढ़ो क्या है?
एलएलपी की लायबिलिटी होगी। अब पार्टनर्स की लायबिलिटी की बात हो रही है, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैंने इसको एकदम सिंपल भाषा में नीचे लिखा है, जरा ये पढ़ो हाथ का लिखा हुआ। पार्टनर ए, तुम पढ़ो हमारी तरह। अपनी गलतियों के लिए लायबल, पर दूसरे पार्टनर की गलती के लिए आप लायबल नहीं हो। कॉमन सेंस है। जस्ट बिकॉज आई एम अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी दैट डज नॉट मेक मी लायबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई गलत काम मेरे नॉलेज से हुआ था, मेरी परमिशन से हुआ था, तब मैं लायबल हूँ, वरना मैं लायबल। यहाँ म्यूचुअल एजेंसी, तुम रिलायंस के शेयर होल्डर हो, सोचो जरा, तुम रिलायंस के कौन हो? शेयर होल्डर। मुकेश अंबानी तुमसे बिना पूछे कुछ कर दिया, कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, तो तुम थोड़ा पर्सनली लायबल हो जाओगे, ठीक है। वो उसने जो भी किया तुम्हारे से कंसर्न लेके तो किया, नहीं तुम उसके लायबल नहीं हो। हाँ, ओवरऑल रिलायंस का जो भी प्रॉफिट या लॉस, उसमें तुमको भी नफा नुकसान होगा ही, बट रिलायंस के ऑब्लिगेशन तुम्हारे पर्सनल ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि तुम चुकाओगे। योर अल्टीमेट लॉस कैन इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय यू। उससे ज़्यादा तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता सर। ये क्या लिखा है? ओ दिखावे वाला पार्टनर, दिखावे वाला पार्टनर, जिसने अपने वर्ड्स या अपने कॉन्डक्ट से ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि वो पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं है, और किसी भी थर्ड पार्टी ने उसके इस रिप्रेजेंटेशन के फेथ के ऊपर ही कुछ क्रेडिट या लोन या एडवांस दे दिया है, तो फिर अब ये बंदा जो पार्टनर है नहीं पर होल्डिंग आउट कर रहा है कि पार्टनर, ये भी फिर पर्सनली लायबल हो जाएगा। वेदर और नॉट उसका दिया हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी तक पहुंचा कि नहीं। जैसे इस पार्टनर ने दिखावा कहीं और किया, वो दिखावा किसी थर्ड पार्टी को पहुंचा, जबकि उसने थर्ड पार्टी को जाके दिखावा किया नहीं, पर दिखावा तो कहीं ना कहीं किया ना, तो फिर दिखावे वाला पार्टनर लायबल हो जाएगा। ये पढ़ो ब्रैकेट। ये दिखावे वाले पार्टनर ने दिखावा किया कहीं और, दिखावा पहुंच गया थर्ड पार्टी तक, तो थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल है, चाहे उसने खुद थर्ड पार्टी के सामने जाके दिखावा किया हो या नहीं किया हो। तुम दिखावा कर ही क्यों रहे हो? जब तुम पार्टनर नहीं हो, देन व्हाई आर यू होल्डिंग योरसेल्फ आउट एज अ पार्टनर इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी? ठीक है, ओके। अच्छा, जो भी थर्ड पार्टी से लोन लिया गया उसके लिए दिखावे वाला पार्टनर तो लायबल है ही, एलएलपी भी तो लायबल है, वो लोग को भी तो देना ही पड़ेगा, ओके। अच्छा, एक बार अगर कोई पार्टनर मर मुर जाए, तो उसके मरने के बाद अगर जो भी गड़बड़ियाँ हो रही है उसके लिए ना वो उसका लीगल एयर लायबल है, ना लीगल एयर को जो संपत्ति मिली है उस पर भी कोई आंच नहीं आएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दो लोग थे, एलएलपी बना रखा था, या 3 लोग थे एलएलपी बना रखा था, उसमें से एक मर गया, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल। मरने के बाद भी ये लोग उल्टा सुल्टा धंधा उसके नाम पर करे जा रहे हैं, तो उसके लिए ना तो उस मरे वाले का लीगल एयर लायबल है और ना उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा, ठीक है। ये इधर डेथ। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ, भैया फ्रॉड करोगे ना तो 3 काम होगा। क्या क्या? पनिशमेंट मिलेगी, क्रिमिनल लायबिलिटी। पनिशमेंट कितनी है देखो तो जरा, 5 साल का जेल एंड 50,000 से 5 लाख, ठीक है। नंबर 2, पे द डैमेजेस। ये देखो इधर, द एलएलपी, द पार्टनर, द डेजिग्नेटेड पार्टनर, एम्प्लॉय, जिसने भी ये धोखाधड़ी किया है वो पर्सनली लायबल होगा। लेकिन अगर जो भी व्यक्ति एलएलपी या पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर एम्प्लॉय ये साबित कर दे दीजिए हमें पता नहीं था, तब उसकी लायबिलिटी नहीं है, बाकी सबकी है। सिविल लायबिलिटी मतलब क्या होता है? आपकी गलती से जिसको डैमेज हुआ उसको डैमेज का पैसा दो। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। फ्रॉम लिमिटेड यू विल बिकम, अगर फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए या क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए आपने एलएलपी बनाया है तो आप लोग पर्सनली लायबल हो जाओगे, फिर वो लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। हाउएवर, प्रोवाइजो में बोला है कि जो पार्टनर साबित कर दे भाई मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था, वो बच जाएगा, ठीक है। विसल ब्लोइंग, खबरी, ठीक है। अगर मान लो एलएलपी में कोई जांच चल रही है सरकार की, तो उसमें जो भी एम्प्लॉय या पार्टनर कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ, सरकार उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी खबर से ही ये पूरा मामला सॉल्व हो पाया। इट रिजल्टेड इन कन्विक्शन ऑफ द फ्रॉडलेंट पार्टनर्स, तो बच जाएगा। अच्छा, ऐसे एम्प्लॉय या पार्टनर का एलएलपी भी डीडीएसटीएच नहीं कर सकता, मतलब डिस्चार्ज, डिमोट, सस्पेंड, थ्रेटन, हैरस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सरकारी जांच में कोऑपरेट किया है। कंट्रीब्यूशन का मतलब कैपिटल, ठीक है।
कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स कैपिटल बेस्ड ऑन एलएलपी एग्रीमेंट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ assets, money, property, or it can be in the form of services, contract of services. जो भी asset है या services है उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वैल्यू शो किया जाएगा. ऑब्वियसली आप अकाउंट्स में तो आपको अमाउंट डालना ही पड़ेगा ना, ठीक है. अब जैसे तुम अगर डेलॉयट वगैरह में पार्टनर बनोगे तो तुम तो सर्विसेज भी दे रहे हो ना, उसकी भी तो एक वैल्यू है, तो वही कैपिटल मान लिया जाएगा. तुम पैसा नहीं लाए, तुम बोले कि ये काम करो, 6 महीने का जो मेरा सर्विस होगा उसी को वैल्यू निकाल के कैपिटलाइज कर दो, चलेगा, ठीक है. मैं भी तो सर्विसेज दे रहा हूँ, उसी का कैपिटल बन जाएगा. ओके. ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, जितना भी एलपी एग्रीमेंट में आपने बोला है कि आप दोगे, चाहे मनी, प्रॉपर्टी या सर्विसेज, उतना आपको देना पड़ेगा और उतना आपसे उस फर्म के क्रेडिटर्स रिकवर कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा रिकवर एज यू नो इट कि एलएलपी के अंदर जितना मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन उससे ज़्यादा का कोई मुझसे रिकवर कर ही नहीं सकता, तो क्रेडिटर भी आपसे उतना ही रिकवर कर सकता है. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स. अब आ गया ना सास बहू थी वाला. सास फुल फॉर्म, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड फॉर्म नंबर. सावधान, प्रिपेयर विद इन 6 months ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइल विद इन 30 days ऑफ द एंड ऑफ द 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड, है ना. यहाँ 7 months, यहाँ अलग से बोलते हैं 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वैसे बोला जाता है. फॉर्म 8. तो हर एलएलपी को प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना है, 6 महीने में सास बनाना है, 6 महीने खत्म होने के बाद अगले 30 दिन में सास को जमा भी करना है. स्मॉल एलएलपीज का ऑडिट नहीं होता. ग्रेट. इधर आओ, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे? मेंटेन प्रॉपर बुक्स, कैश और अक्रूवल दोनों अलाउड है एलएलपी को. अच्छा, एलएलपी के लिए भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रखा है, उनको भी एएस और एसए से फॉलो करना पड़ता है. ये क्लियर है? तो एलएलपी अपना बुक्स कितने साल प्रिजर्व करेगा? 8 साल. सास प्रिपेयर कब तक हो जाना चाहिए? 6 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. जमा कब तक हो जाना चाहिए? 6 महीने के बाद 30 दिन के अंदर जमा हो जाना चाहिए. ये दिख रहा है फाइलिंग. नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ एलएलपी. हर एलएलपी का ऑडिट होगा, गवर्नमेंट एग्जाम्पशन दे सकती है, स्मॉल एलएलपी को एग्जाम्पशन दे दिया. ऑडिट को लेके जो नियम कानून है ना, वो आपके एलएलपी ऑडिट में आते हैं. मतलब अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हम लोग के ऑडिट सब्जेक्ट में एक चैप्टर है ना, वो ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज, जिसको स्पेशल ऑडिट बोलते हैं, उसमें एलएलपी ऑडिट वाला जो टॉपिक है ना, उसमें वो सारा ज्ञान लिखा हुआ है. वो तुम्हारे लॉ में लिखा हुआ नहीं है, मैंने वो भी यहाँ पर हरा डब्बा बना के डाल दिया है फॉर योर रेफरेंस. ये देखो, हरा डब्बा में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है पर रेफरेंस है. जैसे इधर कौन सी एलएलपी का ऑडिट नहीं होता? स्मॉल एलएलपी का ऑडिट नहीं होता. क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सर सेम है, सीए है, बीकॉम थोड़ा ना होगा, ठीक है. अपॉइंटमेंट कौन करता है? डीपी. और डीपी ना करे तो पी तुम वो पार्टनर्स बोले, ठीक है, पी. अब अगर मान लो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट डीपी कर रहा है तो कब तक करेगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर, बाय द बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च की जस्ट पहले, ठीक है. लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स है तो 30 days बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड. हु विल फिल द कैजुअल वैकेंसी? डीपी. डीपी ना भरे तो पी. यहाँ पे 5 साल का टेंडर नहीं होता, यहाँ साल बाई साल चलता रहता है. रोटेशन, कूलिंग, 5 साल, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है. ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, हाँ, यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. वेरी गुड. ये क्या है? पेनल्टी. पेनल्टी सर वो जो 2 एनुअल फाइलिंग है ना, सास और एनुअल रिटर्न, उसको जमा नहीं करने का पेनल्टी बहुत ही कम है, 100 रुपया पर डे. 100 रुपया अप टू 1 लाख या अप टू 50,000. सर 100 रुपया पर डे है. मैं 2 महीना भी लेट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया. लाख रुपया तक पहुंचने के लिए तो मतलब 1000 दिन तक डिफॉल्ट करना पड़ेगा, विच इज, तो पेनल्टी एक्चुअली बहुत ही कम है. बहुत बढ़िया. नाफरा और सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग के लिए भी एएस और एसए प्रिस्क्राइब कर देंगे. एनुअल रिटर्न कब तक जमा करना है? 60 days ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड. एजीएम तो है नहीं यहाँ, यहाँ टाइम लिमिट एजीएम से नहीं होता. यहाँ टाइम लिमिट कहाँ से होता है? फाइनेंशियल ईयर एंड से. अच्छा, हम लोग जो भी जमा करते हैं, मेरे एलएलपी का जो भी सास और एनुअल रिटर्न है वो आरओसी में जमा है ना, जैसे कंपनीज का होता है, तो वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन है. कोई भी एमसी की साइड में पैसा देके जाके चेक कर सकता है. क्लियर है ना ये बात? ओके. माई डेटा ऑब्वियसली इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एमसीए साइट, बिकॉज ये भी एमसीए द्वारा रेगुलेटेड है. तो जो भी मेरे एनुअल फाइलिंग्स है वो भी कोई डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकता है. उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड यूज़र होना पड़ता है. एमसीए की साइट में 100 रुपया लगता है, 100-500 रुपया कुछ ऐसे लगता है, और आप डाउनलोड करके देख भी सकते हो. तो उससे तुमको पता भी चल जाएगा मैं कितना कमाता हूँ, नहीं कमाता हूँ. इधर सेक्शन नंबर 37, ठीक है, पेनल्टी फॉर
फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगर तुमने सास में एनुअल रिटर्न में झूठा स्टेटमेंट दिया, पक्का अंदर जाओगे। क्या लिखा है, पढ़ो। एंड लिखा है ना, एंड वाला मतलब कंपाउंडेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, आरओसी जब चाहे हम लोग से इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है कि नहीं? किससे मंगवा सकता है? पी पार्टनर, डीपी ई मतलब एम्प्लॉय, पास्ट और मंगवा सकता है इंफॉर्मेशन, या बुलावा भी आ सकता है कि आओ जवाब देना बता के। ये इन्फॉर्मेशन और मांग सकता है। और तुम अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो सजा कितनी है? 2000 से 25,000। तो नहीं करेंगे कोऑपरेट। से ऐसा नहीं है, कोऑपरेट कर ही लेना बेहतर रहता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के यहाँ ना, गवर्नमेंट के यहाँ जब उनको बांस करना होता है ना, पनिशमेंट, तो उस मामले में वो कहावत फिट बैठता है, देर है पर क्या बोलते हैं, अंधेर नहीं है देर नहीं है, ऐसा ना, देर है पर अंधेर नहीं है। तो बांस अगर वो लोग करेंगे तो करके मानेंगे, वो प्रोटोकॉल में पाइपलाइन में ऐड हो ही जाता है, ठीक है। सेक्शन 39, अब आप क्या करना चाहते हो? गलतियों की माफ़ी, मोक्ष चाहिए तुमको। कंपाउंडिंग, किसको क्या करना? कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब गिल्टी मान रहा हूँ, सज़ा कम कर दो। तो उसका प्रोटोकॉल क्या है? बहुत सुंदर एक डायग्राम है, देखो इधर। एलएलपी या पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर दिख रहा है, किसको अप्लाई करेगा? आरडी को कि आरओसी को? आप आरओसी को अप्लाई करो, लेकिन कंपाउंड करने का पावर आप आरओसी को अप्लाई करो। आरओसी आपके एप्लीकेशन में अपना भी कुछ कमेंट्स ऐड करके रिकमेंडेशन देगा आरडी को, फिर आरडी जो है फाइनली कंपाउंडिंग ऑर्डर पास करेगा, और पास करने के बाद 7 दिन के अंदर आरओसी को भी कॉपी दे देगा। कंपाउंडिंग ऑर्डर में वो आरडी जो है ना एक अमाउंट बोलेगा मुझे देने के लिए, वो अमाउंट जो होगा जो मुझे पे करना है, इट विल बी बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टी। सपोज मिनिमम पेनल्टी 1 लाख है, मैक्सिमम 5 लाख है, तो कंपाउंडिंग ऑर्डर में जो अमाउंट आएगा वो मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं, उसके बीच का कुछ अमाउंट रहेगा जो मुझे देना है, ठीक है। यहाँ पढ़ो, कंपाउंड करने की अथॉरिटी किसके पास है? लाल रंग। कंपाउंड केवल उन्हीं गुनाह का होगा जो पनिशेबल विथ फाइन है। जहां इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी है उसका कंपाउंडिंग नहीं होगा। कितना अमाउंट बोलेगा वो देने के लिए आपको? पढ़ो इक्वेशन, मिनिमम से कम नहीं, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप एप्लीकेशन दिया आरओसी को, आरओसी अपना कमेंट्स लगा के आरडी को दिया, आरडी कंपाउंडिंग ऑर्डर पास किया। कंपाउंडिंग ऑर्डर पास करने के बाद 7 दिन के अंदर ही आरडी एक कॉपी किसको दे देगा? छोटे देवता को, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला? ओ सॉरी, 15 डेज के अंदर दे देगा, ठीक है। रिपीट ऑफेंस विद इन 3 ईयर्स, ठीक है। अगर आपने सेम ऑफेंस 3 साल में फिर रिपीट कर दिया तो अब कंपाउंडिंग नहीं होगा। हाँ, लेकिन 3 साल के बाद किया तो वो फ्रेश ऑफेंस माना जाएगा, उसका कंपाउंडिंग हो सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये पूरा कंपाउंडिंग का प्रोसीजर जो ऊपर डायग्राम में बताया हुआ है, ओके। अब ये नीचे देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। आपके खिलाफ अगर अभी तक प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो स्टार्ट नहीं होगी, और अगर हो गई है तो सस्पेंड करके उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी गलती माफ हो गई, पर जो गलती मैंने की थी वो तो ठीक करनी पड़ेगी। मेरी गलती थी, मैंने रिटर्न जमा नहीं किया, तो आरडी बोलेगा ना भाई रिटर्न तो जमा कर, वही है, फाइल द रिटर्न वगैरह, ओके। नेक्स्ट, मैं इतना स्टबर्न हूं कि कंपाउंडिंग एप्लीकेशन में दोषी मान भी लिया, आरडी ने अमाउंट भी बता दिया, अब मैं दे नहीं रहा हूं, तो फिर पनिशमेंट डबल हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अब कौन सी टॉपिक है सर? असाइनमेंट। मैं इस एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ, मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह का हक है कि नहीं है? अपना ये हक मैं किसी और को फुल्ली या पार्शली असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। पढ़ो डायग्राम। असाइनमेंट का मतलब हमेशा ये होता है कि मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिट है मैं किसी और को दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं असाइनमेंट करना। तो फुल और पार्शियल असाइनमेंट, ट्रांसफर हिज हर राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एनी अदर पर्सन। मेरे असाइनमेंट करने से मैं पार्टनर तो रहूंगा ही, इट विल नॉट रिजल्ट इन माई डिसोसिएशन एज अ पार्टनर। और दूसरी बात है, वो पर्सन को सिर्फ मेरा मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा, उसके पास एलएलपी में आके इंटरफेयर करने का हक नहीं है। यही बातें लिखी हुई हैं यहाँ, ठीक है। कन्वर्जन करना है आपको, फर्म को अगर एलएलपी में करना है 2nd शेड्यूल, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में करना है 3rd, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में करना है 4th। तुम पहले पार्टनरशिप फर्म थे, सपोज पार्टनरशिप फर्म थे, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंदर थे। अब तुम एलएलपी में कन्वर्ट हो गए तो तुम किसके कंट्रोल में आ गए? आरओसी, है ना।
तो अब से तुम्हारा सारा फाइलिंग वगैरह कहाँ होगा, आरओसी में। तो आरओसी तुमको जैसे ही तुम एलपी में कन्वर्ट हो गया, आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। आरओसी तुम्हारे पुराने वाले रजिस्ट्रार फर्म को बता देगा भाई तुम्हारा वाला हमारे यहाँ आ गया है, अब तुम बंद करो उसका फाइल, हमको सारा सबमिट करो, ठीक है। और साथ ही साथ सेकंड शेड्यूल पालन करो। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेकंड शेड्यूल में बोला हुआ है कि अगले 12 महीने तक आपको अपने हर डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा कि आप पहले क्या थे, फर्म थे, और अब आप क्या हो, एलएलपी हो। ये एग्जाम्पल है, पढ़ो तो एग्जाम्पल। पढ़ लिया, ये एग्जाम्पल है, मतलब नहीं भी याद रखोगे तो आई एम ओके विथ इट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, सबसे पहले तो हमारा आरओसी आपको एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा ना, क्योंकि अब आप एलएलपी बन चुके, तिलक लगे लो एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यू विल गेट एन एलएल पिन, एलएल, ठीक है। आरओसी आपके पुराने वाले को नहीं, पुराने वाले रजिस्ट्रार को बता देगा ना जहां आप थे कि भाई बंद करो इधर। द एलएलपी शैल, ब्राउन कलर पढ़ो, आप पहले फर्म थे या प्राइवेट कंपनी थे या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थे, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या आरओसी में थे। अब आप एलएलपी बन के आरओसी में आ गए हो। कई बार तो ऐसा ही हो सकता है कि आरओसी टू आरओसी चल रहा है। जैसे सपोज पहले मैं दिल्ली आरओसी में प्राइवेट कंपनी था, अब मैं दिल्ली आरओसी में एलएलपी हूँ, तो दिल्ली आरओसी अपने आप को ही बता लेगा हाँ भाई अब ये हो गया कन्वर्ट, ठीक है। लिखना ऐसे ही पड़ेगा, व्हाट कैन यू डू, पेपर वर्क वैसे ही होगा, ओके। सारा कन्वर्जन डिटेल्स क्या रहे हैं बता दिया जाएगा, ओके। आपको शेड्यूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो भी बोला हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऊपर लिखा कि अगले 12 महीने तक हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बताओ कि आप पहले क्या थे और अब आप क्या हो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, ये देखो इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, ये देखो नीचे आपको एक नया एलएलपी क्रिएट हो चुका है, एक सर्टिफिकेट मिल चुका, उस पुराने वाले एंटिटी का सारा एसेट लायबिलिटी नए वाले एलएलपी में आ जाएगा और पुराने वाले एंटिटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। यही 3 इफेक्ट है। लुक एट द बोर्ड। 59 में खाली मेरे हाथ का पढ़ो क्या लिखा है, सीजी में अप्लाई कंपनी लॉ 13 ऑन फॉरेन एलएलपीज। तो फॉरेन एलएलपीज के ऊपर, जैसे फॉरेन कंपनी चैप्टर पढ़े था, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर का जो जो नियम है वो फॉरेन एलएलपी से भी लगा सकता है कि फॉरेन एलएलपी पहली बार भारत में कदम रखा तो वो भी आरओसी न्यू दिल्ली में क्या जमा करेगा, FC1 वैसा। अब ये फिर एक नया टॉपिक चालू हो गया एंड इट्स ऑल अबाउट अमालगमेशन। ध्यान से सुनो। टेक्निकली अमालगमेशन से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है। हमारी एलएलपी है सपोज और हमारे पास लोन है मान लो 20 करोड़ रुपए का, ठीक है, जो हम लोग चुकाने में केपेबल नहीं है। तो हमने अपने क्रेडिटर्स को बुलाया और उनसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा लिया। हमने बोला कि देखो 20 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे, 15 दे देंगे, तो आप लोग 5 करोड़ कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम लोग भी अपना कैपिटल थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट प्रपोज हुआ है, ठीक है। इसको कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़। क्या कहा जाता है, कॉम्प्रोमाइज़। या फिर उल्टा एक अरेंजमेंट, जैसे हमने अपने क्रेडिटर्स को बुलाया, हमने बोला देखिए 20 करोड़ का आपका लोन है, हम तो दे नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं 15 करोड़ का लोन रहने दीजिए और 5 करोड़ का लोन आपको हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब आपको पार्टनर बना देते हैं और आपको भी एलएलपी में पार्टनर की तरह लाके 5 करोड़ कैपिटल बना देते हैं। तो चुकाने का लायबिलिटी कम हो गया 20 का 15। इसको अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके साथ होता है, एलएलपी पार्टनर्स और क्रेडिटर्स के बीच में होता है। ये हो चाहे अमालगमेशन हो, अमालगमेशन मतलब वन एलएलपी मर्जिंग विथ, तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या अमालगमेशन, इनमें जो लीगल प्रोटोकॉल है वो सेम है, ठीक है। 2 सेक्शन मोटे मोटे अप्लाई होंगे। अगर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, अमालगमेशन नहीं है, अगर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है और अमालगमेशन नहीं है तब तो सिर्फ ये लगेगा 60। और अगर कॉम्प्रोमाइज, अगर अमालगमेशन है तो 60 भी लगेगा और 62 भी, मतलब 60 भी और, दिख रहा है क्या, समझ गया। देखो पढ़ो ये डायग्राम। अगर अमालगमेशन वगैरह है तो 60 भी लगेगा और 62 भी लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है तो सिर्फ 60 लगेगा, 62। वेरी गुड, आ जाओ, पहुंच गया। बोलता है फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन यू नीड अप्रूवल ऑफ योर ओन पीपल, मतलब आपके जो पार्टनर्स हैं वो राजी होने चाहिए, आपका जो क्रेडिटर है वो राजी होना चाहिए और देवता राजी होने चाहिए। देवता मीन्स ROC, NCLT,
ठीक है, एनसीएलटी को राजी होना पड़ेगा। क्या लिखा पढ़ो, नहीं मेरे हाथ का लिखा हुआ पढ़ो, डुअल अप्रूवल, पीसी, पीसी मतलब पार्टनर या क्रेडिटर का अप्रूवल एंड, वेरी गुड। स्टेप नंबर 1, जब भी ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन तो स्टेप नंबर 1 है एलएलपी या पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या क्रेडिटर या लिक्विडेटर, ये लोग एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन डालेंगे कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। फिर एनसीएलटी बोलेगा ठीक है मीटिंग बुलाओ, अभी मैं अप्रूवल नहीं दूंगा, पहले मीटिंग बुलाओ। तो सबसे पहले ये लोग देखो कौन, एलएलपी, क्रेडिटर, पार्टनर, लिक्विडेटर, ये लोग एनसीएलटी को एप्लीकेशन डालेंगे और वो बोलेगा मीटिंग बुलाओ, तो फिर मीटिंग बुलाया जाएगा। मीटिंग में अप्रूवल चाहिए पार्टनर्स क्रेडिटर्स का, पार्टनर्स क्रेडिटर्स का जो अप्रूवल चाहिए वो भी अपने आप में डुअल अप्रूवल है, डुअल के अंदर डुअल, मतलब पार्टनर या क्रेडिटर्स जो अप्रूवल लोगे वो नंबर वाइज भी होगा एंड वैल्यू वाइज भी होगा। नंबर वाइज मतलब majority partners, majority creditors must agree number wise, and value wise those who are agreeing must hold 3/4 of the value of the capital or 3/4 of the value of the debt। ठीक है, ये देखो हमें किसका अप्रूवल चाहिए, पार्टनर्स क्रेडिटर्स का, वो भी दो तरह से, नंबर वाइज देखो नंबर ऑफ पर्संस मेजॉरिटी नंबर, वैल्यू वाइज देखो 3/4 इन वैल्यू। ठीक है, तो नंबर वाइज मेजॉरिटी, वैल्यू वाइज 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द कैपिटल और डेट अमाउंट होना चाहिए। ये लोग हाँ बोलेंगे एंड फिर जाके हाँ कौन बोलेगा, अपना देवता एनसीएलटी। एनसीएलटी हाँ बोलने के पहले ना पूरा ड्रामा करता है। एनसीएलटी एलएलपी से फुल लेटेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मंगवाएगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ एडवांस में तुमको, अगर मान लो यहाँ अमेलगमेशन हो रहा है तो 60 के साथ 62 भी लगेगा। 62 में नियम है कि एनसीएलटी अप्रूवल देने के पहले आरओसी से और ऑफिशियल लिक्विडेटर से भी उनका कमेंट्स लेगा कि आपको क्या लगता है आज तक ये लोग जो भी काम किए हैं, वेदर दे हैव कंडक्टेड द अफेयर्स इन अ मैनर विच वाज नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर एंड पब्लिक, तब हम अलाउ करेंगे। क्योंकि द मोमेंट अमेलगमेशन वगैरह हो जाएगा ना, उसके बाद पुराना हिस्ट्री पूरा दफन हो जाएगा और पुराना कोई फ्रॉड है वो पता भी नहीं चलेगा। तो अमेलगमेशन वगैरह में एनसीएलटी अप्रूवल देने के पहले आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर से उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगेगा। ठीक है, और 60 के अंदर उनसे नहीं मांगेगा, सिर्फ कंपनी से लेटेस्ट पोजीशन पूछ लेगा। फाइनली एनसीएलटी बोलेगा तथास्तु। तुमको याद है ना, बड़े देवता का जो ऑर्डर होता है छोटे देवता के पास जमा करना पड़ता है 30 डेज के अंदर। स्टेप 3, ठीक है, पेनल्टी वगैरह, जब तक आप लोग ये स्कीम पूरा इंप्लीमेंट नहीं कर लोगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन का, तब तक आपके ऊपर जितने भी लीगल केस चल रहे हैं सब रोक दिए जाएंगे। स्टे ऑर्डर, ठीक है, स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर जितने भी लीगल एक्शन वगैरह चल रहे हैं सब एक बार रोक दिए जाएंगे जब तक आप लोग वो पूरा स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर लेते। अच्छा, स्कीम जब लग रहा है तो जब आप लोगों ने एक स्कीम बनाया कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन का, एनसीएलटी उस स्कीम को सुपरवाइज कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पे मॉडिफाई भी कर सकता है। और अगर वो स्कीम इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा और लगता है कोई फ़ायदा नहीं, बंद ही करो, तो एलएलपी का वाइंडिंग अप भी कर सकता है। सुपरवाइज, मॉडिफाई, वाइंडिंग अप। ओके, अब ये है 62 में क्या हो रहा है, अमेलगमेशन। ठीक है, ये देखो इधर टीएलडीडी एक्स एलएलपी वाई एलएलपी के साथ मर्ज होके क्या बना रहा है, एक्स वाई एलएलपी। अब आप सोचो ज़रा, एक्स और वाई के सारे असेट और लायबिलिटी उधर ट्रांसफर हो जाएंगे कि नहीं, टी एक्स और वाई, एक्स टी का मतलब पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा, एक्स और वाई पे जो भी लीगल केस चला था वो अब नए वाले पे चलेगा, एल लीगल, डी नया एलपी बन गया तो ये दोनों पुराना डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस एक डी, कुछ तो रोदड़ू लोग होंगे, रोदड़ू लोग को हम लोग बोलते हैं डिसेंटिंग पार्टनर्स या क्रेडिटर्स जो स्कीम के मर्जर के खिलाफ हैं, उनके लिए कुछ उपाय बनाया जाएगा। जैसे एनसीएलटी बोलेगा यार इनको पैसा देके हटाओ, ये नए वाले में कंटिन्यू नहीं करेगा। टीएलडीडी याद रहेगा, ये टीएलडीडी से याद करो। जब अमेलगमेशन वगैरह होता है ना तो 60 भी लगता है और 62 भी, मतलब वो डुअल अप्रूवल वगैरह सब लगेगा, प्लस एनसीएलटी अपने ऑर्डर में टीएलडीडी ये सब भी मेंशन करेगा। और एनसीएलटी ऑर्डर पास करने के पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर आरओसी से उनका रिपोर्ट भी लेगा। ये देखो सी डायग्राम ऑन द बाजू वाला पेज, आई टोल्ड यू द डायग्राम, टीएलडीडी होगा अमेलगमेशन में, और एनसीएलटी ऑर्डर देने के पहले आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिपोर्ट मांगेगा दैट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी हैव नॉट बीन कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच वाज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर और पब्लिक इंटरेस्ट। ब्राउन पढ़ो। एनसीएलटी ये भी कर सकता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कुछ मॉर्गेज वगैरह है तो उसको हटा सकता है, चार्ज को हटा सकता है।
एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी 30 दिन में आरओसी को जमा करो। पेनल्टीज दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन, दो कंपनी एलएलपी का मर्जर किसी कंपनी से, इंटरफेथ मैरिज अलाउड, यहां नहीं है, पढ़ो ब्लू कलर पढ़ो यार। एलएलपी कैन नॉट बी अमैलगमेटेड विथ कंपनी, ऐसा मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ऐसा तो सेक्शन में लिखा है, ठीक है। मर्जर अमैलगमेशन को मैरिज बोलते हैं ना, यहाँ बोला वो इंटरकास्ट वो होता है ना, वो सब नहीं चलेगा। एलएलपी का मर्जर कंपनी से नहीं होगा, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, ठीक है। अरे क्लियर है कि नहीं? ये देखो लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो यहाँ पे एमसीक्यू, ठीक है, ओके। क्या एलएलपी को बंद किया जा सकता है? हाँ, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको मारने के लिए इसको वाइंड अप ही करना पड़ेगा। वाइंड अप दो तरह का होता है, वॉलंटरी या बाय एनसीएलटी, बाय ट्राइब्यूनल। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से आप लोग बंद कर लो, या एनसीएलटी को बोल के भी करा सकते हो। इधर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच एनसीएलटी कैन बंद करो, मतलब पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। आप लोग खुद जाके एनसीएलटी को बोले भाई हमको बंद कर दो, तो कर देगा वो। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, ठीक है। नंबर 2, आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो गए, बंद कर दे क्या? आप लोग देश के खिलाफ कुछ कर रहे हो, इसमें हंसने क्या था, पढ़ो फिर। सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, आपने 5 साल हो गए लगातार आरओसी में सास और बहू, सास और एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया, ठीक है। और 5 नंबर जनरल कि एनी अदर ग्राउंड विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब न्याय संगत है, वाइंड अप किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, सुओ मोटो क्यों करेगा एनसीएलटी, मतलब देयर हैज टू बी सम ग्राउंड, वो सुओ मोटो टाइप का ही हो जाएगा और क्या। फिर बोलता है कि इसको लेके रूल्स बनाए जाएंगे, हाँ रूल्स बने हुए हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस सेक्शन का एक लाइन है। मिसलेनियस, एक पार्टनर भी एनसीएल, एक पार्टनर भी एलएलपी के साथ आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, मतलब जैसे एलएलपी नॉर्मल लोगों से लोन देती लेती है, पार्टनर से भी लेवा बेची हो सकता है। पढ़ो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, ये पढ़ो। अ पार्टनर में लेंड मनी टू एंड ट्रांजैक्ट बिजनेस विद एलएलपी जस्ट लाइक एन आउटसाइडर, ठीक है। सरकार चाहे तो कंपनी लॉ के कुछ कुछ सेक्शंस एलएलपी पे भी म्यूटाटिस म्यूटेंडिस अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एलएलपी एक्ट का साल क्या? तुम जो कंपनी लॉ पढ़े उसका साल क्या? तो ऑब्वियसली जब ये बना था तब कंपनी लॉ 13 तो था नहीं, तो उन्होंने बोला कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन लगा सकता है, उसको आप 1956 मानोगे कि 2013 मानो? इस सेक्शन का मकसद क्या है कि भाई कंपनी लॉ इतना विशाल है, उसकी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो वापस से एलएलपी में रिपीट करने के बजाय उनको म्यूटाटिस म्यूटेंडिस अप्लाई कर दो एलएलपी पे, है ना। यही तो मकसद है इस सेक्शन का, ठीक है। कोई भी फॉर्म जमा करोगे, लेट जमा करोगे तो एडिशनल फीस देना पड़ेगा, पर फॉर्म भी जमा करना पड़ेगा। ये नहीं कि फीस दे दी तो फॉर्म नहीं जमा करना पड़ेगा, फॉर्म तो जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 बार ऑफेंस करोगे, 3 बार करोगे तो जो पेनल्टीज है वो डबल हो जाएगी। हरा बॉक्स पढ़ो, फाइन विल बी डबल्ड बट इम्प्रिजनमेंट विल नॉट बी डबल्ड। अब एलएलपी खत्म है, ये जो लास्ट में देख रहे हो ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का ज्ञान है। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क होता है, एलएलपी और कंपनी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो स्टूडेंट लोग तो उसमें पूरा 10-10 पॉइंट लिख के आ जाएंगे, ठीक है। खत्म एलएलपी एक्ट, ओके, थैंक यू।